हे चैम्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक 360 सीरीज, जहां पे आज हम लोग 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और आज हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का पहला वीडियो है। तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं और जैसे हम लोग रिएक्शंस के थ्रू एनसीईआरटी को कवर करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप अपनी रिएक्शन कॉपी को खोलते हो आपको पहला रिएक्शन दिखता है जहां पे हम लोगों ने क्या किया है, एल्कोहल को रिएक्ट करवाया है HCl और ZnCl2 के साथ। तो सबसे पहले जैसे ही आपने HCl और ZnCl2 देखा आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस एजेंट का क्या नाम है। इस एजेंट का नाम है लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट जैसे दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में कुछ कहानी आती है जो कि एनसीईआरटी ने लिखा है अल्कोहल चैप्टर में। एनसीईआरटी कहती है कि अगर लुकास रिएजेंट प्रेजेंट है तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसके साथ दिखाता है, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ, और सेकंड्स के अंदर आपका रिएक्शन हो जाता है और टर्बिडिटी जो मिलती है इसके केस में वो आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। वहीं अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसको कुछ मिनट लग जाते हैं ये सेम रिएक्शन दिखाने में, लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो बहुत स्लो रिएक्शन दिखाता है और एनसीईआरटी लिखती है कि वो रिएक्शन दिखाता ही नहीं, जबकि ये सही नहीं है। तो दिखाता है, रिएक्शन करता है लेकिन बहुत स्लो करता है, इसलिए उसमें लिख देती है एनसीईआरटी नो रिएक्शन। तो ध्यान रखना, वो अल्कोहल चैप्टर हम लोग जब करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो दिमाग में आपकी ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये कौन सा रिएजेंट है और ये इसके बारे में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है अल्कोहल चैप्टर में। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई बात की थियरी क्या थी। अब इसमें जैसे आपको रिएजेंट दिखे तो आपको करना क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है, OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH हट जाएगा यहाँ से और Cl यहाँ लग जाएगा तो आपका बन जाएगा RCl। ठीक है, तो मतलब अल्कोहल से आपका क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया। आगे समझ में, तो इसको आप हेलो एल्केन भी बोलते हो। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हम लोग देख रहे हैं, उसका पहला रिएक्शन हमने देख लिया। इसके बाद में थियरी और है जो कि हम लोग एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें देखेंगे। दूसरा रिएक्शन जो आपको यहाँ पे दिखता है वो ये वाला रिएक्शन है जहाँ पे अल्कोहल है फिर से और यहाँ पे NaBr और H2SO4 का रिएक्शन हो रहा है। इस केस में भी आपको क्या करना पड़ता है, OH हटाओगे और आप यहाँ पे Br लगा दोगे जो कि यहाँ पे हेलोजन है, मतलब जो भी हेलोजन है उसको आपको लगाना है। तो इस केस में हो गया आपका RBr, तो आपका यहाँ बन जाता है RBr। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप ये भी याद रख सकते हो कि ये जो NaBr और H2SO4 ये असली में क्या देता है, HBr देता है। मतलब यहाँ भी एक हेलोजन एसिड निकलता है और वही Br वहाँ पे फिर ऐड होता है। तो दोनों सेम ही रिएक्शन है, बस रिएजेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो यहाँ अलग दिया हुआ था, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे भी हेलोजन एसिड निकलता है, यहाँ पे भी हेलोजन एसिड का आपने रिएक्शन देखा। तो हेलोजन एसिड का जब भी रिएक्शन है तो आपको करना क्या होता है, OH हटाना पड़ता है और हेलोजन लगाना पड़ता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको एनसीईआरटी जब मैं खोलूंगा तो बताऊंगा कि इन दोनों ही रिएक्शन, ये जो आपने 2 रिएक्शन किए इन दोनों में आपका जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटायन बनता है। और कार्बोकेटायन अगर बन रहा है तो अगर आपसे मैं रेट ऑफ रिएक्शन पूछूंगा अल्काइल हैलाइड का तो आप देखोगे 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्शन दिखाएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है और इसके ऊपर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो बोलेंगे कि अगर मैं अल्कोहल का रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ करवा रहा हूं तो वो इनमें से कौन सा रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलो करता है। तो उसमें ऑप्शन होगा 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो वो सही ऑप्शन है। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट इसमें बन रहा है वो कार्बोकेटायन बनता है। आ गया समझ में, तो मतलब कि अगर हमारे पास ऑप्शन होगा रीअरेंजमेंट कराने का तो हम लोग रीअरेंजमेंट कराएंगे। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको मिलेगा आगे जब अल्कोहल चैप्टर कराओगे तो उसमें अल्कोहल का रिएक्शन करवाया होगा HBr के साथ। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और उसका रिएक्शन HBr के साथ करवाया हुआ है तो उसमें आप कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे। भले ही इसमें कार्बोकेटायन बन रहा है, आप उसमें रीअरेंज करवाने का आपका ऑप्शन होगा कि 1 से मैं 2 डिग्री ले जाता हूं, ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, लेकिन आपको करवाना नहीं। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या होता है SN2 मैकेनिज्म, और उसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए आपको 1 डिग्री अल्कोहल के केस में अगर HBr का रिएक्शन है तो आप कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे, सीधे OH हटाओगे, Br लगा दो। इसको याद कर लो, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है HBr के साथ रिएक्शन है तो आप रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, कंफ्यूज होगा नहीं तो। अच्छा, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तब तो पहले से स्टेबल, उसमें तो कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर समझे, 2 डिग्री का क्वेश्चन वो आपको नहीं देते हैं, लेकिन अगर देते हैं 2 डिग्री अल्कोहल और HBr है साथ में तो उस केस में आप रीअरेंज कराओगे और Br लगाओगे। मतलब कि अगर 2 डिग्री अल्कोहल है उससे आप 3 डिग्री बनाने का आपके पास ऑप्शन है तो आप स्टेबल कार्बोकेटायन को बनाने के बाद फिर Br को ज्वाइन करोगे। आगे समझ में, ये तो हमने कर ली जब HBr हो। अगर मान लो HCl और ZnCl2 है तो उस केस में भी सेम है, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो कोई भी अरेंजमेंट नहीं कराएंगे। क्यों, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, उसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है। सिंपल याद रखो, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो हम लोग अरेंजमेंट नहीं करवाते हैं हेलोजन एसिड्स के केस में, भले ही उसमें कार्बोकेटायन के थ्रू हमें जाना पड़ता है। 3 डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल OH हटाएंगे, लगाएंगे, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है। 2 डिग्री का क्वेश्चन वो जनरली आपको लुकास रिएजेंट के साथ नहीं देते, तो इसमें कोई दिमाग मत लगाओ क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। HBr के साथ दे सकते हैं, उसमें आपको अरेंजमेंट करवाना पड़ता है अगर 2 डिग्री है। 1 डिग्री या 3 डिग्री में तो कुछ नहीं करना है, OH हटाना है, Br लगाना है। आगे समझे। अच्छा, अब आते हैं हम लोग 3rd नंबर रिएक्शन पे, और आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो दोनों आपने रिएक्शन देखा, ये दोनों रिएक्शन अल्कोहल का था, किसके साथ था, हेलोजन एसिड्स के साथ था, और इन दोनों में ही कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता था, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता था। इसके बाद जो अभी 3 रिएक्शन आप देखने वाले हो ये फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी कार्बोकेटायन नहीं बनता। तो चाहे आपको वो रिएक्शन अल्कोहल का फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ दे या फिर थाइनिल क्लोराइड के साथ दे, इसको बोलते हैं थाइनिल क्लोराइड, तो आपको इसमें कोई भी कार्बोकेटायन नहीं बनाना पड़ता है। तो कार्बोकेटायन अगर नहीं बनाना पड़ रहा है तो आप उसमें रीअरेंज भी नहीं कराओगे। तो अगर रीअरेंज नहीं कराओगे तो आपको क्या करना है, सीधे OH हटाना है और जो भी हेलोजन वहां पे लगने वाला है, जैसे यहाँ पे तो X है तो कुछ भी हेलोजन यहाँ पे हो सकता है, तो वो आपको लगा देना है वहां पे। अब इसको एक एक करके देखते हैं। तो आपको पहला रिएक्शन दिखता है जिसमें क्या है, ROH है, किसके साथ, PX3 के साथ। तो यहाँ पे X में कुछ भी हो सकता है, जनरली वो PCl3 देते हैं आपको। तो आपको क्या करना है, सीधे OH हटाना है और Cl लगा देना है, तो आपका बन जाएगा RCl।
ठीक है, फिर से आपका एल्काइल हैलाइड बन गया या फिर हेलो एल्केन बन गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो बोल सकते हैं कि इसके साथ एक और कंपाउंड निकलता है, उस कंपाउंड का मुझे नाम बताओ। क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक में पढ़ते, तो इसका नाम जो है, पहले तो मैं आपका फॉर्मुला लिख देता हूं। इसका फॉर्मुला होता है H3PO3। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसमें जो कंपाउंड निकल रहा है उसमें सेम उतने ही नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब ऑलमोस्ट 3 सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन भी 3 है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप कि यहाँ पे भी हेलोजन 3 है PX3 में, तो जो आपका कंपाउंड निकल रहा है उसमें भी सब कुछ 3 आ रहा है, तो H3PO3। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। तो वो पूछ सकते हैं आपको इस तरीके से। जनरली वो ऐसे नहीं पूछते हैं बाय प्रोडक्ट, लेकिन क्या पता एनटी कभी कोई रट्टे वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो उसमें दिक्कत आपको फिर नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग 4th नंबर रिएक्शन में। इसमें आपको दिख रहा है कि फिर से अल्कोहल है, और इसमें जो रिएक्शन है वो किसके साथ हुआ है? हेलोजन के साथ हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो जब भी ये रिएक्शन दिख जाए तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट तो नहीं बनता है, सीधे सीधे OH हटता है और हेलोजन जुड़ जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्योंकि कोई भी कार्बोकेटाइन यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो आप क्या करोगे? सीधे सीधे आप RX लगा दोगे, और X यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मेनली यहाँ पे Br और आयोडीन होता है, ठीक है, तो RBr या फिर RI आपके यहाँ लगेगा। सिमिलरली अगर PX5 की बात करूं तो यहाँ पे भी मेनली आपको PCl5 देखने को मिलता है। इसमें भी वही करते हैं, ROH है तो यहाँ से OH हटेगा और Cl लग जाएगा, तो आपका RCl बन जाता है अगर यहाँ पे PCl5 होता तो। ठीक है, आगे समझ में। इस केस में क्या क्या बाय प्रोडक्ट बनता है ये आपको देख लेना है एक बार। इसमें आपका बनता है POCl3, ठीक है, प्लस ये आपको देख लेना है एक बार। तो मेनली आपसे क्या पूछ सकते हैं कि ये रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे यहाँ पे ABC बन रहा है, ABC का नाम बताओ, तो RCl बनेगा, POCl3 बनेगा, HCl बनेगा। ठीक है, आगे समझ में। आज यहाँ पे हम लोग एल्काइल ग्रुप की बात करें तो वो चेंज हो सकता है क्वेश्चन के साथ। आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों क्वेश्चन में कोई भी रीअरेंजमेंट आपने नहीं किया, OH हटाया, Cl लगा दिया, या जो भी हेलोजन है वहाँ पे वो लगा दिया। अच्छा, इसमें भी मैंने बता दिया कि कब रीअरेंज कराना है, वो जनरली आपसे पूछते नहीं है। 2 डिग्री अल्कोहल में मेनली रीअरेंज करवाना पड़ता है, वो आपसे पूछते नहीं है। HBr के केस में पूछ सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाए। तो सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इससे मोस्टली चांसेस क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो इसी से पूछते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है बेस्ट तरीका है एल्काइल हैलाइड बनाने का। क्यों? क्योंकि इसमें आपको प्योरेस्ट फॉर्म मिलता है एल्काइल। मतलब कि अगर इसमें आप बनाओगे तो आपका क्या सिंपल वही होगा, OH हटेगा, Cl रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ये इन दोनों रिएक्शन को छोड़ दिया जाए तो इन बाकी के रिएक्शंस में आपको कार्बोकेटाइन नहीं बनाना पड़ता। तो आपका क्या बन गया यहाँ पे? RCl बन गया। इसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट कुछ बनता होगा, जैसे कि इन दोनों ऊपर के रिएक्शंस में बने थे, तो क्या बनता है बाय प्रोडक्ट यहाँ पे? यहाँ पे बनता है आपका 2 टाइप का गैस, एक तो SO2, एक HCl। अब ये दोनों ही जो प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों गैसेस फॉर्म में है, और गैसेस फॉर्म में तो मतलब निकलते ही उड़ जाएगा ऊपर, तो आपका जो बचेगा आपके पास वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड बचेगा, और वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है। इसीलिए ये बेस्ट तरीका है एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने। आगे समझ में। तो ये एसोसिएशन का मैंने रीजन बताया क्यों कि ये बेस्ट तो है, लेकिन बेस्ट क्यों है आगे समझ में। इन दोनों में आपको क्या है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए ये उतना बेस्ट तरीका नहीं है। इसको बोलते हैं तो इसको डार्जन्स प्रोसेस बोलते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और मेरे को कोई क्वेश्चन भी ऐसा नहीं मिला जहां पे इन्होंने नाम पूछा। अब हम लोग एनसीईआरटी खोलते हैं और इन सारी रिएक्शंस को देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या लिखती है इसके बारे में थ्योरी में। तो जैसे ही मैंने एनसीईआरटी खोला, मैंने जैसा आपको बताया था कि सबसे पहली चीज एनसीईआरटी ने लिखी है कि आप जो है अभी क्या पढ़ रहे हो, हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, जिसमें हम लोग हेलो एल्केन्स को बना रहे हैं एल्कोहल्स के थ्रू, मतलब एल्कोहल्स का रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग किसी रिएजेंट से, और आपका क्या बन रहा है यहाँ पे हेलो एल्केन बन रहा है। कैसे कैसे आपने रिएक्शन करवाया? 3 ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स के साथ करवाया, एक तो हेलोजन एसिड्स के साथ करवाया, एक फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ करवाया, और एक थायरिल क्लोराइड मतलब SOCl2 के साथ करवाया। मैंने क्या बताया था, जो आपने पहला रिएक्शन करवाया हेलोजन एसिड्स के साथ, मतलब या तो HBr हो या फिर HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 हो, उसमें कार्बोकेटाइन बनता है एज एन इंटरमीडिएट। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर हेलोजन एसिड है तो कार्बोकेटाइन बनाते हैं। ऊपर मैंने लिखा है कि लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसमें सीधे सीधे OH हटाएंगे और Cl लगा देंगे, या जो हेलोजन है वो लगा देंगे, Br लगा देंगे। भले ही वहां पे हम लोग 1 से 2 डिग्री जा सकते थे, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे। एकदम याद कर लो, क्योंकि अल्कोहल में क्वेश्चन आएगा जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरी चीज, अगर फॉस्फोरस हैलाइड है या फिर थाइनिल क्लोराइड है तो उस केस में हम लोग सीधे सीधे OH हटाते हैं और Cl लगाते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था, जब मैंने डार्जन्स प्रोसेस की बात की थी, जिसमें हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ करवा रहे हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि ये बेस्ट मेथड, या फिर इस मेथड को प्रेफर किया जाता है बाकी मेथड से अगर हमें एल्काइल हैलाइड चाहिए तो। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बनता था, गैसेस बनता था। कौन से गैसेस बनते थे इसमें? SO2 बनता था और HCl बनता था। तो इसको क्यों प्रेफर किया जाता था? क्योंकि इसमें क्योंकि गैसेस निकल रहे हैं तो वो गैसेस एस्केप कर जाएंगे, ये देखो एस्केप कर जाएंगे, और इसीलिए हमें यहाँ पे प्योर एल्काइल हैलाइड मिलेगा, प्योर हेलो एल्केन मिलेगा। आगे समझ में। तो ये एसोसिएशन रीजन यहाँ से बना सकते हैं या फिर स्टेटमेंट में आपको दे सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे बात किया था जब हम लोग HCl और ZnCl2 का रिएक्शन कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि HCl और ZnCl2 को क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। और अल्कोहल चैप्टर में आपको ये समझाएंगे कि लुकास रिएजेंट को हम लोग जब 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो मैंने जैसा कि बताया कि HCl हो या फिर HBr हो, ये कार्बोकेटाइन के थ्रू जाते हैं, और कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी आपको पता है 3 डिग्री के साथ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा, फिर 2 डिग्री के साथ, फिर 1 डिग्री के साथ। इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल का अगर रिएक्शन करवाते हो आप इसके साथ, तो ये बहुत जल्दी रिएक्शन करवाएगा, इसलिए टर्बिडिटी जो इसमें मिलने वाला था वो बहुत जल्दी मिल जाता है, इमीडिएटली मिल जाता है। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल के साथ करवाओगे तो ये इसको मिनट्स लग जाते हैं वही चीज सेम चीज करने में। और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ ये लिखते हैं नो टर्बिडिटी, मतलब एनसीईआरटी लिखती है कि कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, लेकिन रिएक्शन होता है बहुत स्लो होता है। तो अगर कभी ऑप्शन में आपके पास दोनों लिखा हो कि नो रिएक्शन और स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन को टिक करोगे, क्योंकि एनसीईआरटी वहां लिखती है नो रिएक्शन और यहाँ पे कुछ और लिख रही है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज, मैंने वो आपको समझा दिया। अब
एनसीईआरटी क्या कहती है कि अगर मेरे को HCl का रिएक्शन करवाना है अल्कोहल के साथ, तो अगर सिर्फ HCl प्रेजेंट है और मुझे 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री के साथ रिएक्शन करवाना है तो उसको करवाने में काफी दिक्कत है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, HCl का रिएक्शन करवाते समय ZnCl2 का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो है HCl के साथ उनको क्या देना पड़ता है, ZnCl2 देना पड़ता है अगर रिएक्शन करवाना है हमें। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल जो है वो सिर्फ HCl अगर आप दोगे तब भी रिएक्शन करवा जाएगा। इससे वो इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल जो है वो 3 डिग्री का ज्यादा है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यहाँ से वो इस तरीके से एसोसिएशन रीजन बना सकते हैं। तो क्यों पहला एसोसिएशन लिख देंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इज 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। रीजन में लिख देंगे ये पूरा लाइन। ठीक है, तो इसका रीजन हो जाएगा क्योंकि इनडायरेक्टली आपको वही समझाना चाह रहे हैं। सेम वो चीज इसके साथ भी कर सकते हैं, ये इसको भी रीजन दे सकते हैं कि 3 डिग्री बहुत जल्दी प्रोबेबिलिटी देता है, 2 डिग्री उसके कम और 1 डिग्री उससे भी। मेरे को एक क्वेश्चन मिला था जहां पे उन्होंने क्या किया था, अलग अलग टाइप के 1 डिग्री अल्कोहल के साथ सिर्फ HCl का रिएक्शन करवाया था, फिर 1 डिग्री अल्कोहल के साथ HCl प्लस ZnCl2 का रिएक्शन करवाया था। तो उसमें एक ऑप्शन पूछा था कि इनमें से कौन सा रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो 1 डिग्री के साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हो HCl का तो उसको ZnCl2 देना पड़ता है, तब वो रिएक्शन शो करता है, क्योंकि बहुत स्लो करेगा नहीं तो। इसलिए जो 1 डिग्री अल्कोहल के साथ HCl वाला था वो रिएक्शन शो नहीं करेगा, ऐसा उसमें हमने टिक। तो ये आपको ध्यान रखना है। वो एनसीईआरटी यहाँ पे लिखती है कि अगर HCl के साथ रिएक्शन करवाना है 1 डिग्री अल्कोहल के साथ तो आपको कैटलिस्ट देना पड़ता है। आगे समझ में इस तरीके से क्वेश्चन वहां पे फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद आपको और क्या क्वेश्चन मिलता है जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मिलता है कि अगर आपको एल्काइल आयोडाइड बनाना है, मतलब RI बनाना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सोडियम या फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है, मतलब अगर RI चाहिए तो आप KI या फिर NaI का रिएक्शन करवा सकते हो, किसके साथ, ROH के साथ। ठीक, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो रिएक्शन करवाते हो ये आप 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक, 95% नहीं भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ करवाते हो। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि हम लोग इसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज करें जिसका फॉर्मूला H3PO4 होता है। चलो ठीक, हम लोग यहाँ पे H2SO4 यूज क्यों नहीं करते, वो भी तो एसिड है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसका आंसर ये होता है कि जो अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहल के साथ, इसको मैं लिख देता हूँ, अगर मैं ROH का रिएक्शन करवा रहा हूँ KI के साथ और इसमें मैं गलती से H2SO4 ले लेता हूँ, तो ये क्या करता है, इस KI को कन्वर्ट कर देता है HI में और HI फिर कन्वर्ट हो जाता है I2 के अंदर, आयोडीन निकल जाता है इसमें से, और ये रिएक्शन हो ही नहीं पाता है। इसीलिए हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लेते हैं जिसके प्रेजेंस में ये चीज नहीं होती है। ठीक है, आगे समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट एसोसिएशन से बन सकता है, ये मैं मन से नहीं बता रहा हूं, ये आपका इंटेक्स का क्वेश्चन है। फिर जो मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि अगर आपसे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछते हैं अल्कोहल का विद हेलोजन एसिड या हेलो एसिड्स, तो उसको आपको क्या देना है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनता था। आगे समझ में, ये तो मैंने समझा दिया आपको। फिर मैंने आपको बता दिया था कि ये जो रिएक्शन दिया है इसमें सिंपल HBr ही बनता है, तो ये आपको उसी तरीके से इस रिएक्शन को प्रोसीड करना है। फिर इसमें फॉस्फोरस एसिड बनता है, ये मैंने बता दिया आपको, ये भी मैंने बता दिया। तो ये आपका ये पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नीचे देखते हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से इजीली एसोसिएशन क्वेश्चन बन के आ सकता है। अभी जो आपने ऊपर सारे रिएक्शन देखे, इसमें हमने क्या बनाया था, इसमें हमने अल्कोहल से हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड्स बनाया था। अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये सेम रिएक्शन आप यूज करो एराइल हैलाइड्स या फिर हेलो एरीन्स बनाने के लिए, तो आप बोलोगे नहीं, हम लोग इस रिएक्शन को हेलो एरीन्स या फिर एराइल हैलाइड्स बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। ये हो गया आपका एसोसिएशन। इनमें से कोई भी रिएक्शन दे देंगे और बोलेंगे कि वी कैन नॉट यूज दिस रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। रीजन क्या होगा उसका, रीजन इसका होगा ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। अब इस केस में जो आपने आर लिया था वो क्या था, एक एल्काइल ग्रुप था। अगर आपको हेलो एरीन बनाना है तो यहाँ पे आपको एराइल ग्रुप लेना होगा, मतलब कोई फिनाइल लेना होगा। तो अगर मैं उसको बनाता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये रहेगा आपका बेंजीन और मान लो ये रहा आपका OH। जहाँ पे आप पहले कुछ ऐसा लेते थे स्ट्रेट चेन में OH, जो कि ये एल्काइल ग्रुप होता था और ये OH होता था। अब आपने एक एराइल ग्रुप ले लिया और OH लगा दिया, अगर आपको हेलो एरीन्स चाहिए तो। ठीक है, अगर आप इसका रिएक्शन सेम किसी से भी करवाते हो, मान लो HCl ZnCl2 के साथ करवाओगे तो ये रिएक्शन नहीं देगा। सिंपल, क्यों नहीं देगा आपको बताना है कि यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड है, बेंजीन में पाई बॉन्ड होता है। ये पाई बॉन्ड इस OH के साथ रेजोनेंस दिखाता है और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे इस रेजोनेंस के कारण यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसके कारण ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से हटके इंटरमीडिएट डबल बॉन्ड हो जाता है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए इसको तोड़ना जो है मुश्किल हो जाता है। वही यहाँ पे लिखा है कि ये जो मेथड है ये एप्लीकेबल नहीं है अगर हमें एराइल हैलाइड्स बनाना है। क्यों, क्योंकि जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है फिनॉल के केस में, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए उसको ब्रेक करना मुश्किल। आगे समझ में, इंपॉर्टेंट चीज। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब आते हैं हम लोग 7 नंबर रिएक्शन पे। तो 7 नंबर रिएक्शन में आपको क्या दिखता है कि ऐसा रिएक्शन हमने पहले ही हाइड्रोकार्बन ने कर लिया है, जहां पे आपको दिखता था कि अगर हेलोजन दिया जाता था यूवी लाइट के प्रेजेंस में या फिर हीट के प्रेजेंस में, तो हमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना पड़ता था, जहां पे एक रेडिकल बनता था, उसके बाद हम लोग वहां पे Cl को जोड़ते थे। ठीक है, अब बेसिकली आपसे इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो आपको सीधे सीधे रिएक्शन दे देंगे तो उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन, तो देखो इसमें बेसिकली 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन है, तो आप उस दोनों हाइड्रोजन पे जोड़ सकते हो, अलग अलग आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे आप इसमें देखोगे तो ये पहले तो आपको देखना है कि कैसा है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो आपको दिख रहा है सिमेट्रिकल है, इसको मैं यहाँ बीच से हाफ में बांट सकता हूँ। तो मतलब आपको सिर्फ एक तरफ का देखना है, उतने ही आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे। जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के हाइड्रोजन है, एक ये वाला, अगर मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, और अगर मैं यहाँ पे Cl जोड़ता हूँ तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए आपको यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनता है। क्या क्या, एक हो गया CH3 CH2 CH2 CH2Cl, क्योंकि एक H हट के Cl लग गया यहाँ पे। और दूसरा आपका बन सकता है, एक तो हमने इस H पे जोड़ दिया, अब हम लोग इस H पे जोड़ेंगे तो आपका सेम CH3 CH2 CHCl
आगे समझ में यही 2 प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप किसी को दिमाग में आ रहा है कि मैं यहाँ जोड़ूंगा तब इस केस में आप नंबरिंग इधर से करोगे तो आपका सेम यही प्रोडक्ट बनेगा जो कि आपने यहाँ पे की, ठीक है। मतलब क्लोरीन जो है वो 2 नंबर कार्बन पे ही आएगा, इसलिए हम लोग सिमेट्रिकल अगर कार्बन तो उसको हाफ में डिवाइड करते हैं और एक साइड का देख लेते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे। मतलब अगर कोई पूछता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो आप बोलते 2, ठीक है। तो सिमेट्रिकल अगर कभी भी होगा तो उसको तो ऐसे सॉल्व कर लेना, हाफ में डिवाइड कर लेना, एक साइड का देखना कि कितने टाइप के कार्बन यहाँ पे है, कि अगर मैं वहाँ जोड़ूंगा तो अलग टाइप का बनेगा, तो जितने अलग टाइप्स के हाइड्रोजन होंगे उतने ही टाइप्स के आपके कंपाउंड बनेंगे। तो ये तो हो गया आपका एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें वो आपसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछ। दूसरा वो क्या कर सकते हैं कि आपको वो पहले फॉर्मुला दे देंगे C5H12 में, मान लेता हूँ आपको कि उन्होंने एक फॉर्मुला दिया, बोल रहे हैं कि इसका एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर वो आपसे पूछ रहे हैं। इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्या दिया है कि अगर मैं इसमें Cl2 का रिएक्शन करवाता हूँ HMU के प्रेजेंस में, मतलब मोनोक्लोरिनेशन करवाता हूँ, वो ऐसे लिखें कि अगर मैं इसका मोनोक्लोरिनेशन करवाता हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिल रहा है। इससे वो इनडायरेक्टली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब इस जो स्ट्रक्चर होगा इसका, उसमें सिर्फ एक ही टाइप का हाइड्रोजन होगा, मतलब बाकी सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हो गए उस हाइड्रोजन के इक्वल। तो आप मुझे इसका स्ट्रक्चर बता दो। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? तो आपको सोचना है कि अगर मैं C5H12 का स्ट्रक्चर बनाना जाऊँ, मतलब ये एल्केन है, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना जाऊँ तो एक तो हो सकता है ऐसे सीधे सीधे लगा दूँ मैं। इस केस में अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे सिमेट्रिकल है, तो आपको दिख सकता है यहाँ पे इधर ये एक टाइप का हाइड्रोजन है, ये एक टाइप का हाइड्रोजन है और ये एक टाइप का हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपके 3 टाइप के प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर दूसरा आप बना सकते हो ऐसा कुछ, 4 कार्बन सीधे में लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। इसमें देखोगे तो इसमें ये और ये कार्बन इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसी में लगाओगे तो नंबरिंग उधर से करोगे तो 1 नंबर पे आएगा। दूसरा ये हो सकता है और तीसरा ये हो सकता है, चौथा ये हो सकता है। तो यहाँ पे 4 टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्या कर सकते हैं कि वो आपने यहाँ पे पहले 1 लगाया था, अब यहाँ पे 2 लगा देंगे एक ही कार्बन पे, तो ये आपका लास्ट आइसोमर है, ठीक है। इसके बाद आप कोई नहीं बनाओगे तो ये आपका बन गया। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें ये रहा CH3, ये रहा CH3, ये रहा CH3, ये रहा CH। अगर आप देखते हो तो ये सारे के सारे सिमेट्रिकल है, चाहे आप इस पे लगाओ, इस पे लगाओ या फिर इस पे लगाओ, आपका सारा प्रोडक्ट एक ही होगा, क्योंकि उसी से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे। और इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं तो इसमें आप लगा ही नहीं सकते। तो यही आपका आंसर हुआ। मतलब ये जो इन्होंने बोला था इन्फॉर्मेशन, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये स्ट्रक्चर नहीं दे सकते, ये स्ट्रक्चर नहीं दे सकते, आपका आंसर ये होगा। ये आपको करना पड़ता है। ये मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन बता दिए जो ये यहाँ पे आपसे पूछते हैं इस सेक्शन के थ्रू। और इस सेक्शन में करना क्या होता है, आपको H हटा के Cl लगाना पड़ता है रेडिकल बना के। ये हमने मैकेनिज्म देख लिया वहाँ पे। प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे वो भी मैंने बता दिया आपको। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस सेक्शन को एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। तो जो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे आइसोमेरिक मिक्सचर्स बनता है, अच्छा, और यहाँ पे येल्ड कम होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर्स बन रहा है, तो कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं बन रहा है, इसलिए आपका जो आपको चाहिए था प्रोडक्ट वो एकदम प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको, इसलिए यहाँ पे येल्ड जो है वो कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करवा दो तो इसमें आपको येल्ड जो है वो प्योर नहीं मिलता है, इसलिए येल्ड आप कह सकते हो कि आपको लो येल्ड मिल रहा है, मतलब आपको कम अमाउंट में जो आपको चाहिए था वो मिल रहा है। वो सेम चीज़ यहाँ पे की हुई है। सीएल एक बार यहाँ पे लगाया एंड में, एक बार सीएल यहाँ पे लगाया है, क्योंकि 2 डिग्री रेडिकल जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसको मेजर हम लोग बोलेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे। तो अगले रिएक्शन पे आते हो तो यहाँ पे आपको दिखता है 8 नंबर रिएक्शन, जहाँ पे क्या किया है कि एक एल्कीन दिया है, ठीक है, और HX के साथ रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपने पहले देखा हुआ है, जब भी एल्कीन होता था और HX मतलब हैलोजन एसिड HBr, HCl, HI इनके साथ रिएक्शन होता था, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए अरे ये तो मार्कोनिकोव रिएक्शन था जो कि हमने पहले देखा है। और मार्कोनिकोव लगता है इसमें हमें याद आना चाहिए, लेकिन लगाना नहीं है। हमें करना क्या होता है, इसमें कार्बोकेटाइन बनाते हुए फिर जहाँ पे प्लस आएगा वहीं पे हम लोग हैलोजन लगाते हैं अपना, और इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करते हैं। डबल बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे हैलोजन जुड़ जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, ये तो आपका सिमेट्रिकल है तो इसमें कहीं भी जोड़ोगे एक ही बात है, तो यहाँ पे C हो जाएगा और यहाँ पे X लग जाएगा, ठीक है। इस टाइप का कुछ आपका बन जाता है। मतलब क्या बन जाता है, आपका एल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो 8 आपको समझ में आ गया कि कौन सा रिएक्शन है जो कि हमने पहले ही कर लिया है। अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है वो हाइड्रोकार्बन्स की वीडियोस देख के उसको रिवाइज करके तब ज्यादा वो समझ पाएगा यहाँ पे। हाँ, तो 9 नंबर रिएक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसमें हम लोग मार्कोनिकोव लगाते मतलब लगा तो सकते हैं लेकिन लगाएंगे नहीं, क्योंकि अगर रीअरेंजमेंट वाला केस आ जाता है तो उसमें गलत हो जाता है आंसर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे और जहाँ पे प्लस साइन आ रहा है वहाँ पे हैलोजन को जोड़ देंगे। तो आप करोगे क्या, CH3 है, यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ दोगे तो एक बार प्लस यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन ये उतना स्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री आपको कार्बोकेटाइन मिल रहा है। CH प्लस यहाँ पे लगाया आपने, बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ पे CH2 है। तो क्या करोगे, जो नेगेटिव पार्ट है जो आयोडीन है उसको आप प्लस के साथ जोड़ोगे, तो यहाँ पे आपने प्लस के साथ आयोडीन को जोड़ दिया, और जो H प्लस था उसको आप किसके साथ जोड़ोगे, बगल जहाँ पे आपने नेगेटिव साइन डालता तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको कंपाउंड बनाना पड़ता है। तो ये मार्कोनिकोव वाला है, ये काफी यूज होता है, तो उसको ध्यान से रखना। अगर समझ में, इसको हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी से। तो मैंने कुछ मार्क नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कहाँ पे, हाइड्रोकार्बन, तो उसको वहाँ से देख के इसमें मेजर माइनर मैंने बता दिया। मेजर कौन सा बनाएंगे, जिसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है वो वाला आपका मेजर हो जाएगा, और माइनर हो जाएगा जिसमें अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, जो कि मैंने दिखाया था कि साइड में हम लोग नहीं लगा दें क्योंकि वहाँ पे माइनर बन रहा है, इसलिए हम लोग बीच वाले में लगा दें। आगे चलते हैं अगले रिएक्शन पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 10 नंबर रिएक्शन, जहाँ पे क्या किया है, एल्कीन फिर से दिया है और यहाँ पे Br2 के साथ रिएक्शन। मैंने बताया था जैसे आपको Br2 के साथ रिएक्शन दिखे तो आपको खुद समझ आना, यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया है, वहाँ पे भी हमने एक क्वेश्चन देखा था जहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया था। Br2 दिया है तो मतलब CCl4 दिया होगा, और Br2 CCl4 के प्रेजेंस में कैसा कलर दिखाता है, रेडिश ऑरेंज कलर दिखाता है। रेडिश ब्राउन दिया है एनसीईआरटी में, तो वो कंफ्यूज मत होना, उसमें सेम ही चीज, रेडिश ब्राउन रेडिश ऑरेंज कलर दिखाता है Br2 किसके प्रेजेंस में, CCl4 के। जब ये एल्कीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो Br2 क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा और जाके एल्कीन में ऐड हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, अब CCl4 खाली है तो वो अब कलरलेस हो जाएगा। इसको हम लोग यूज करते थे एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड। इंपॉर्टेंट चीज आपको याद आनी चाहिए एनसीईआरटी का। करना क्या होता था इसमें, सीधे सीधे आप पाई बॉन्ड तोड़ोगे और
अलग अलग कार्बन पे Br जोड़ दोगे। इसमें आपका बनता क्या था, विसिनल डाइहैलाइड बनता था, वेरी इंपॉर्टेंट। एक हमने देखा था जहाँ पे जेमिनल डाइहैलाइड बनता था, इसमें आपका क्या बन रहा है, विसिनल डाइहैलाइड बन रहा है। तो ये आपका बन गया C सिंगल बॉन्ड C, Br एक में जोड़ दोगे, एक में Br जोड़ दोगे तो विसिनल डाइहैलाइड बन जाता है। इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी से आपको दिख रहा है कि विसिनल डाइब्रोमाइड यहाँ बना है, कलरलेस है, और इसको टेस्ट फॉर अनसोल्यूशन के तहत हम लोग करते हैं। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल 6.3 में और देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा। तो यहाँ पे बोला है कि इसमें कंपाउंड दिया है, बोल रहे हैं कि इसमें मेरे को सारे के सारे मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स बना के दो। तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं खोल के, तो बनाते हैं, आ जाओ। अब मैंने क्योंकि आपको सिखा दिया कैसे करना है, तो ये आपको आना चाहिए ऑलरेडी कि कंडेंस फॉर्म को कैसे खोल के लिखते हैं। तो अगर आप इसको खोल के लिखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि CH3 दो बार जुड़ा हुआ है किस पे, CH के ऊपर, तो यहाँ पे 2 CH3 लगा दोगे इस पे, और आपको क्या दिख रहा है कि CH जुड़ा है CH2 और फिर CH2 जुड़ा है CH3। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया और कहने कि इसका मुझे मोनोक्लोरिनेटेड जितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वो बना के दो। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर सिमेट्रिकल है तो आप उसको हाफ में डिवाइड करो और एक तरफ का गिन लो, जितने गिनोगे उतने ही होंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो आपको सारे कार्बन गिनने हैं जो अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको पहले दिख रहा है कि ये दोनों जो है, ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि अगर आप यहाँ से लगाओगे तो नंबरिंग यहाँ से करोगे तो वो भी 1 पे आएगा, इधर से लगाओगे तो नंबरिंग यहाँ से करोगे वो भी 1 पे आएगा। तो ये आपका पहला टाइप का हाइड्रोजन हुआ, तो इसको हम लोग AA लिख देते हैं। दूसरा आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो ये आपका B हुआ, मतलब B टाइप का हाइड्रोजन हुआ। तीसरा आप यहाँ लगा सकते हो, तो ये भी अलग होगा, तो ये C टाइप का, और यहाँ पे D टाइप का। तो अगर अनसिमेट्रिकल है आप सारे को गिनते हो जितने भी अलग हैं आपके, और वही आपके प्रोडक्ट्स होंगे, तो मतलब यहाँ पे 4 टाइप के मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स बन सकते थे। तो अगर कभी इनडायरेक्टली घुमा के पूछते हैं कि हमारे पास ऐसा एक फॉर्मूला वाला कंपाउंड है, उसके 4 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो आप स्ट्रक्चर इसमें जहाँ पे आप ऐसा बना सकते थे, CH2 को सीधा जोड़ सकते थे, मतलब सीधे N पेंटेन बना सकते थे, लेकिन वो आप नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि इस केस में ये बोल रहे हैं कि हमें 4 प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पे आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। आगे समझ में? क्योंकि अगर आप पेंटेन बना दोगे, बना के देखते हैं, अगर आप पेंटेन बना दोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल जैसा हो जाएगा। और अगर आप इसको बनाने जाओगे तो इसमें कितने टाइप का हाइड्रोजन है, 1 2 3 यहाँ पे लगा सकते हो। आगे समझ में? तो यहाँ पे 3 टाइप के प्रोडक्ट्स आपके बन सकते थे। यहाँ पे इन्होंने बोला है 4 मिलने चाहिए, तो 4 के लिए आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। आगे समझ में? इस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे फ्रेम कर रहा है। अब आते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, तो अभी तक हमने देख लिया कि पहले अल्कोहल के थ्रू कैसे हम लोग एल्काइल हाइड्राइड्स बना सकते हैं। उसमें हमने ये देखा कि अल्कोहल से हम लोग हेलोजीन जनरली नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पार्शियल एल्कोहल कैरेक्टर आ जाता है, तो दिक्कत होता है आपको इस प्रोसेस, मतलब ये जो ऊपर प्रोसेस आपने यूज किया इसके थ्रू आप नहीं बनाते हो। क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियल एल्कोहल कैरेक्टर आने के कारण वो जो OH वाला बॉन्ड है उसको तोड़ने में दिक्कत आती है। फिर हमने नीचे जो ये रिएक्शन देखी यहाँ से यहाँ तक, ये हमने देखा हाइड्रोकार्बन से कैसे आप एल्काइल हाइड्राइड्स बना सकते हो, जो कि हमने ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में डिस्कस कर लिया था ये सारे रिएक्शंस। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज, हेलोजन एक्सचेंज का रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रखना है कि ये जो दोनों रिएक्शन आप देखने जा रहे हो ये हेलोजन एक्सचेंज के अंदर फॉल करता है, क्योंकि आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कम्स अंडर हेलोजन एक्सचेंज, या इनमें से कौन सा हेलोजन एक्सचेंज वाला रिएक्शन है। तो आपको पता होना चाहिए कि हेलोजन एक्सचेंज का रिएक्शन क्या होता है। सिंपल नाम में बता रहा है कि आपका एक हेलोजन दूसरे हेलोजन का एक्सचेंज करेगा, ठीक है। इसमें 2 रिएक्शन आपको याद रखना है, दोनों का नाम है, तो ये नेम रिएक्शन हो गई। एक का नाम है शॉर्ट सेक्शन, एक का नाम है फ्रिंकलस्टीन। याद ही कर लो कि हेलोजन एक्सचेंज में 2 रिएक्शन आते हैं, शॉर्ट सेक्शन और फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। अब आपको हेलोजन एक्सचेंज में याद क्या रखना है, पहले तो मैंने बता दिया कि ये दोनों रिएक्शन आपके हेलोजन एक्सचेंज के अंदर आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें 2 नाम मैंने बताया, एक फ्रिंकलस्टीन एक शॉर्ट सेक्शन, ठीक है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि ये जो दोनों ही रिएक्शन है, इन दोनों ही रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एल्काइल क्लोराइड होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ जो RX आपको दिख रहा है ये यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप होगा, और यहाँ पे X की जगह या तो Cl हो सकता है या फिर Br हो सकता है। सेम यहाँ भी चीज़ है, यहाँ पे Br की जगह Cl भी हो सकता है। तो दोनों ही केस में जो रिएक्टेंट है वो या तो एल्काइल क्लोराइड होगा या तो एल्काइल ब्रोमाइड होगा। इससे आप दोनों में बनाते क्या हो, मैं दोनों का बताता हूँ। एक में आप बनाते हो एल्काइल आइडाइड और एक में बनाते हो आप एल्काइल फ्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन तो आपने यूज किया रिएक्टेंट पे, तो प्रोडक्ट में आपको कुछ अलग चाहिए, तो एक में आप एल्काइल फ्लोराइड बनाते हो, एक में एल्काइल आइडाइड बनाते हो। किस में कौन सा बनता है ये कंफ्यूजन होता है, तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखते हो कि जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है उसको आप याद रखो, स्वार्ट्ज में बनता है आपका फ्लोराइड। कैसे बनता है याद रखो, स्वाइन फ्लू में जो S है उससे स्वार्ट्ज हो गया, और फ्लू में जो F है उससे हो गया आपका फ्लोराइड, मतलब कि शॉर्ट सेक्शन में आपका बनता है फ्लोराइड, ठीक है। इसको आप स्वाइन फ्लू से याद रखो। अच्छा, तो आपको क्या होगा इसमें, सिंपल याद रखना है कि अगर शॉर्ट सेक्शन में अगर फ्लोराइड बनना है तो आपको सीधे क्या करना है, Br हटाना है और F लगा देना है, मतलब कि यहाँ पे CH3Br था, अब आपका ये बन जाएगा CH3 फ्लोराइड। इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो क्या होता है, कोई भी मेटल फ्लोराइड यूज होता है, जिसमें यहाँ पे या तो AgF हो सकता है या फिर और एग्जांपल है जो कि NCERT खोल के मैं बताता हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि अगर AgF का रिएक्शन दिख रहा है, मतलब फ्लोराइड का रिएक्शन दिख रहा है एल्काइल ब्रोमाइड के साथ, तो वो रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्यों? क्योंकि स्वार्ट्ज का हमने न्यूमोनिक बनाया स्वाइन फ्लू, स्वाइन में S जो है वो स्वार्ट्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और फ्लू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोराइड को। अच्छा, अब दूसरा चीज जो बचा वो है बचा आपका फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फ्रिंकलस्टीन में क्या बनेगा, आइडाइड बनेगा। उसमें क्या करना होगा, आपको X हटाना होगा और I लगाना होगा, मतलब RI आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिया। याद ये रखना है कि इसमें जो NaI का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं एल्काइल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड के साथ, उसमें हम लोग एक ड्राई एसीटोन यूज करते हैं। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो हम लोग ड्राई एसीटोन यहाँ पे यूज करें, तो ड्राई एसीटोन क्यों यूज करते हैं, मतलब NaI को हम लोग डायरेक्टली रिएक्ट करवा सकते थे, तो इसको हम लोग ड्राई एसीटोन में क्यों यूज करते हैं। इसका जो रीजन है वो ये है कि जब आप RCl या फिर RBr का रिएक्शन करवा रहे हो NaI के साथ, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें RI के साथ NaCl या फिर NaBr भी बनता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा हेलोजन आपने लिया है।
अब ये जो NaCl और NaBr है ये एक्यूमुलेट होते रहेगा तो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड जाने में दिक्कत होगी। तो इसको आप लोग को क्या करवाना होता है, प्रेसिपिटेट करवाना पड़ता है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डाइएसीटोन को। क्यों? क्योंकि डाइएसीटोन जो है वो NaCl और NaBr को अपने अंदर प्रेसिपिटेट करवा लेता है और फॉरवर्ड रिएक्शन को एनकरेज करता है। और ये ऐसा क्यों होता है कि ये आपने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में पढ़ा है ली-चाटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका इजीली एसोसिएशन क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ पे कि डाइएसीटोन यूज किया जाता है फ्रिंकल्स्टीन रिएक्शन में। सही बात। रीजन क्या हो सकता है? रीजन हो सकता है बिकॉज इट फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली-चाटलियर प्रिंसिपल। आगे समझ में। दूसरा मैंने बताया था कि जो आपका स्वॉर्ड सेक्शन है उसमें हम लोग मेटलिक फ्लोराइड यूज करते हैं। तो एक तो उसका एग्जांपल था AgF। उसके अलावा जो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है जो आपको ध्यान रखना है वो है HgF2 हो सकता है, ठीक है, कोबाल्ट मेटल हो सकता है या फिर Sb हो सकता है, ठीक है। ये तीन आपको याद रखना क्योंकि ऑप्शन दे सकती है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी यूज इन सॉर्ट सेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चार तो यूज पक्का। आगे समझ में। ऐसे क्वेश्चन मेरे को मिले हैं तभी मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे याद रखते हैं बता दिया, इन दोनों रिएक्शन को। इसको हेलोजन एक्सचेंज बोलते हैं ये मैंने बता दिया। डाइएसीटोन क्यों यूज करते हैं ये बता दिया। मेटलिक फ्लोराइड्स कौन कौन से होते हैं ये बता दिया। यही सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले रिएक्शन। तो अब आते हैं हम लोग 13 नंबर रिएक्शन में। तो 13 नंबर रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है कि आपको एक टॉल्यूइन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग पे मिथाइल ग्रुप लगा है और हेलोजन के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। किसके प्रेजेंस में? तो आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है और यहाँ पे जो कंडीशन है वो डार्क है, मतलब यहाँ पे लाइट नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लाइट होता तो क्या फेवर हो जाता आपका? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर हो जाता, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो सेम चीज होता यहाँ पे लाइट लिखा होता उस केस में हम लोग जो अभी करने वाले वो नहीं करते बल्कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक H हटा के यहाँ Cl लगा देते हैं। ये आपका पता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डार्क लिखा है तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करवाएंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में हम लोग को पता होना चाहिए कि अगर Fe प्रेजेंट है तो Fe आपका एक लिविस एसिड है। तो हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था लास्ट के रिएक्शन में कि अगर लिविस एसिड हो, हेलोजन हो तो वो हेलोजनेशन रिएक्शन करवाता है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इस केस में आपको क्या करना पड़ता था? इस केस में आपको एक H हटाना पड़ता था और उसके जगह हेलोजन को लगाना पड़ता। अब H कहां से हटाओगे डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप है, पहले से जो ग्रुप लगा हुआ है वो कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो डायरेक्टिंग है, पैरा डायरेक्टिंग है या फिर मेटा डायरेक्टिंग है। तो आपको पता है जो CH3 है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये जिसको नहीं समझ आ रहा है वो हाइड्रोकार्बन देख के है, वहाँ पे लास्ट वीडियो में बेंजीन वाले मैंने समझाया चीज। तो CH3 आपका क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इसलिए आपको जो हेलोजन है वो दो जगह लगाना है, ऑर्थो पे, पैरा पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपका दो आंसर बनेगा, ये CH3 ये था। तो इसका ऑर्थो पोजीशन एक तो ये रहा X प्लस दूसरा बनेगा आपका सेम बेंजीन बना दिया आपने, CH3 ये रहा और पैरा पोजीशन इसका हो गया ये, ठीक है। ये आपने बना दिया ऑर्थो मेटा पैरा। तो मेटा पे आपने यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है, ऑर्थो पे लगा दिया और पैरा पे लगा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से मेजर कौन है तो आप बोलोगे पैरा मेजर है। दूसरा क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्लाइन लिखती है कि ये जो ऑर्थो पैरा बना आइसोमर, ये दोनों आइसोमर्स हैं, ये जो दोनों आइसोमर्स बने इनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस अच्छा होता है। और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है अगर मैं पूछूं तो पैरा का ज्यादा होता है। ये हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि हमेशा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होता है क्योंकि उसकी पैकिंग अच्छी हो जाती है। तो ये आपका रीजन है जो कि एनसीईआरटी इंडायरेक्टली उसने हाइड्रोकार्बन में बताया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट की जब भी बात आएगी तो आपको सिमेट्री देखना है, जो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। इस केस में आपको पता है पैरा ज्यादा सिमेट्रिकल है इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, इसलिए इन दोनों आइसोमर्स को इजीली सेपरेट किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे मान लो दो बने कंपाउंड्स A-B और बोल रहे हैं कि A और B को हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं। एसोसिएशन रीजन हो सकता है कि इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस हो काफी, या फिर पैरा काफी सिमेट्रिकल, तो दोनों रीजन सही है। दूसरा चीज, अब यहाँ पे क्योंकि हमने X2 लेके यूज किया था तो यहाँ पे आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ClBr कुछ भी हो सकता है। तो ClBr तो चलो इजी है, वो तो हो जाएगा। अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता, F2 होता, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरीन के केस में ये रिएक्शन हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि बहुत हाई रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो वो नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन आयोडीन के साथ हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसका एक कंडीशन है कि अगर आप यहाँ पे I2 यूज कर रहे हो तो उसके साथ आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है, या तो HNO3 या फिर HiO4, जो कि क्या करता है कि अगर इस केस में जब आयोडीन सब्स्टिट्यूट होगा तो एक I बचा होगा और यहाँ से आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया था तो वो H निकलेगा तो वो Hi बनाएगा। इस Hi को वापस से आयोडीन को में कन्वर्ट होने से ये दोनों जो एजेंट्स आपने यूज किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रोक, ठीक है। इसलिए ये करवाना पड़ता है। अगर आपको आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाना है तो उस केस में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये एनसीईआरटी का लाइन है इसलिए वो पूछ लेंगे स्टेटमेंट से, ठीक है। तो इसको एक बार एनसीईआरटी खोल के देख लेते हैं क्या लिखती है एनसीईआरटी। तो जैसे कि मैंने बताया कि आयरन या फिर आयरन क्लोराइड इस सेक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों जो है आपके लिविस एसिड्स है और यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये रिएक्शन कैसा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने देख लिया है कहाँ पे, हाइड्रोकार्बन में डिटेल में, तो उसको आप वहां से देख सकते हो। हमने यहाँ पे हेलोजिनेशन किया है अभी। फिर हमने बात की थी कि जो पैरा और ऑर्थो आइसोमर्स यहाँ बन रहे हैं इनको हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट में काफी अच्छा डिफरेंस है। अगर मेरे को आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाना है तो उसके इसमें HI बनता है और HI वापस से रिवर्स हो जाता है, इसलिए हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है HNO3 या फिर HiO4। फ्लोरीन कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि फ्लोरीन काफी ज्यादा रिएक्टिविटी शो करती है। ये हो गया यहाँ पे, वो मैंने समझा दिया था, पैकिंग अच्छी होती है इसलिए का ज्यादा होता है पैरा आइसोमर। अब चलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन। अगला रिएक्शन है आपका यहाँ पे जिसमें आपको दिख रहा है एक, इस कंपाउंड का नाम क्या है सबको पता होना चाहिए। इस कंपाउंड का नाम है एनिलीन, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग पे CH3 लगा है तो टॉल्वीन है, अगर NH2 लगा है तो एनिलीन है। तो एनिलीन का रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिएजेंट कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, NaNO2 + HX। रिएजेंट आपको एकदम ध्यान से याद होना चाहिए कि अगर NaNO2 + HX दिखे तो ये आपका बनाता है डायज़ोनियम सॉल्ट, खासकर इस टेम्परेचर पे। ये कैसा टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है ना।
273 या फिर 278 लिखा हो या फिर 0 से 5 डिग्री लिखा हो, तो ये आपका क्या बनता है, डायज़ोनियम सॉल्ट बनता है। अगर यहाँ पे एनिलीन है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे अगला जो बनाओगे वो डायज़ोनियम सॉल्ट बनाओगे, आपको याद होना चाहिए। अब उसका रिएक्शन हम लोग या तो KI के साथ करवा सकते हैं या फिर उसका रिएक्शन हम लोग Cu2H2 के साथ करवाएं। कुछ नहीं होगा, जो भी हेलोजन यहाँ पे होगा वो उसको रिप्लेस कर लेगा और आपको निकल जाएगा। इसको हम लोग ये बना के देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनता है आपका। तो जैसे आपने रिएक्शन देखा 14 नंबर रिएक्शन, अगर आपको दिख रहा है एनिलीन है, साथ में उसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम नाइट्राइट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कोई मिनरल एसिड है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है। उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बनाना है डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, डायज़ोनियम सॉल्ट कैसा दिखता है, तो आपको बनाना है बेंजीन रिंग, ये आपका बन गया बेंजीन रिंग, इसमें आपको लगा देना है N2X नेगेटिव। ठीक है, तो ये N2 प्लस है, X नेगेटिव ऐसा हो गया। ठीक है, ये बन गया आपका क्या, डायज़ोनियम सॉल्ट। ये इंपॉर्टेंट है, डायज़ोनियम सॉल्ट आपको बनाना है। उसके बाद या तो हम लोग उसका रिएक्शन KI पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा सकते हैं या फिर Cu2H2 के साथ करा सकते हैं। तो अगर हम लोग Cu2H2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसके इसमें कुछ नहीं होगा, ये पूरा का पूरा हट जाएगा और सीधे बेंजीन रिंग पे क्या लग जाएगा, आपका X ग्रुप लग जाएगा, जो भी यहाँ पे। तो मोस्टली क्या होता है आपका यहाँ पे Cu2Cl2 होता है, तो आपका यहाँ पे C लग जाता है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर पोटेशियम आयोडाइड है, उस केस में भी आपको कुछ नहीं करना है, पूरा जो N2Cl नेगेटिव वाला ग्रुप था या N2X नेगेटिव वाला ग्रुप था उसको हटा के आपको आयोडीन लगा दें। एनसीईआरटी क्या कहती है, अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा दे तो उस केस में आपको कपल्स हैलाइड का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि इजीली हो जाता है वो शिफ्ट। अच्छा, दोनों ही केस में आपका जो साथ में बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो नाइट्रोजन गैस निकल रहा है, यहाँ पे भी आपका N2 निकल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना मैं भूल गया कि इस रिएक्शन को बोलते क्या है, इसका जो नाम है वो है सेंड मेयर्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप एमाइंस जब करोगे तो वहाँ पे आप मोस्टली इसको पढ़ोगे। तो सेंड मेयर्स रिएक्शन इसका नाम है। एनिलीन दिखे, सोडियम नाइट्राइट के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन हो, कोई भी मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर 273 से 278 हो, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको डायज़ोनियम सॉल्ट बनाना होगा। उसके बाद उसका रिएक्शन अगर आप कपरस हैलाइड के साथ कराते हो तो कुछ नहीं करना है, N2Cl नेगेटिव वाला ग्रुप पूरा हटाओ, X लगाओ, Cu2Cl2 होगा तो Cl लग जाएगा, Cu2Br2 होगा तो Br लग जाएगा। सेम अगर डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हो उस केस में फिर से आपका क्या होगा, आयोडीन लग जाएगा आपका बेंजीन। ये सेम करना है, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेंथ। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर आप पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन करवा रहे हो डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ उस केस में आपका कपरस हैलाइड का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। चलते हैं अगले रिएक्शन पे। तो ये जो अगला रिएक्शन है ये कुछ नहीं है बल्कि इंटेक्स क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग इंटेक्स में ही देख लेते हैं तो ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे ऐसा कुछ है, तो आप कंफ्यूज हो कि क्या दिया है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी दिख रहा है हमें, मतलब एल्कीन भी दिख रहा है, HBr के साथ रिएक्शन। तो मैंने बताया था आपको इसलिए याद रखना है, अगर आपको एल्कीन दिख जाए, HBr दिख जाए तो दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए मार्कोनिकोव, जो कि लगाते नहीं थे, याद बस आना चाहिए कि मार्कोनिकोव बनाना क्या है, कार्बोकेटाइन, फिर हम लोग को Br उसमें लगाना है। यहाँ पे प्लस है वहाँ Br लगाएंगे, जहाँ माइनस उस पर H लगाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, कार्बोकेटाइन बनाओ, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ। तो अगर मैं इसमें तोड़ के देखूँ, कार्बोकेटाइन बनाता हूँ सबसे पहले, तो अगर मैं इधर बनाऊंगा तो इधर प्लस आएगा, तो ये कैसा डिग्री है इसका देख लो, कोई इसको ये मत बोलना कि ये 3 डिग्री है, ये दोनों हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, तो इसमें आपका 1 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इधर बनाता हूँ प्लस, तो ये भी आपका इस केस में आपका ये 2 डिग्री, क्योंकि एक यहाँ कार्बन एक यहाँ कार्बन, तो ये 2 डिग्री कार्बन। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिला तो ज़्यादा स्टेबल है। ऑल्सो यहाँ अगर बनाओगे तो ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो ये और स्टेबल है, इसलिए आपका प्लस साइन इधर ही आएगा और वहीं पे आप फिर Br लगाओगे तो आपका मतलब इस कार्बन पे आपका Br लगने वाला है। ठीक, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, इसी कार्बन पे आपका Br लगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अगले रिएक्शन पे आते हैं। ये रिएक्शन आपको दिख रहा है, फिर से आपको एल्कीन दिखा, HCl के साथ रिएक्शन है, कोई भी पेरोक्साइड आपको दिख तो रहा नहीं कि आपको एंटी मार्कोनिकोव लगाना होगा, तो आपको सीधे से मार्कोनिकोव सोचना है, लगाना कार्बोकेटाइन के थ्रू है, तो फिर से तोड़ोगे, फिर प्लस लगाओगे और Cl को यहाँ पे जोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि अगर इधर बनाते तो ये 1 डिग्री होता है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है, ज़्यादा स्टेबल। देख लो आंसर, Cl को यहाँ पे लगाएं। अब आपको दिख रहा है थर्ड रिएक्शन, जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि HBr है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। मैंने क्या बोला कि अगर पेरोक्साइड दिख जाता तो आपको एंटी मार्कोनिकोव लगाना होता है। अगर HBr है, यहाँ पे सेम रिएक्शन होता है, पेरोक्साइड होता है, लेकिन HCl होता तो उस केस में आप फिर से कार्बोकेटाइन ही बनाते। ये मैंने ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में डिस्कस किया, तो वहाँ देख लेना। तो आपको करना क्या है, पेरोक्साइड है, HBr है, तो एंटी मार्कोनिकोव लगाओगे। एंटी मार्कोनिकोव कहता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा वहीं पे आप नेगेटिव पार्ट को जोड़ दो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का 2 कार्बन है, एक ये, इस पे एक ही हाइड्रोजन है, इस पे आपका 2 हाइड्रोजन, तो इस पे आप Br जोड़ दो। ठीक है, तो आपका इस केस में प्रोडक्ट आगे समझ में। इस तरीके से आपको करना था। इंटेक्स क्वेश्चन हमने कर लिया सॉल्व, मतलब एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने। पहला क्वेश्चन जो कि मैंने बताया था आपको कि हमने देखा था जब अल्कोहल का रिएक्शन करवा देते KI के साथ, उस केस में हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज कर रहे थे। तो क्वेश्चन पूछा है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज नहीं करते, तो मैंने बताया कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज करेंगे तो वो KI को HI में चेंज कर देगा और HI ऑक्साइड हो जाता है आयोडीन में, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका इजीली AR बना के दे देंगे। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन का कितने डाई हेलोजन इंपॉर्टेंट, हमने अभी तक जो किया था मोनोक्लोरिनेशन किया था, अगर मैं डाई क्लोरिनेशन करने बोलता हूँ तो उस केस में क्या क्या बन सकता है वो यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें डाई हेलोजन मतलब कि डाई क्लोरिनेशन करवाना है आपको। हेलोजन मैं चलो Cl लेता हूँ यहाँ पे, तो डाई क्लोरिनेशन अगर करवाना तो अलग अलग टाइप के आपको स्ट्रक्चर बनाने होते थे मेनली। तो इसमें कैसे बनाओगे, तो पहले तो प्रोपेन बना लो। तो यहाँ पे मान लो मैं सिंपल बनाता हूँ C, ठीक है, 3 कार्बन होगा, तो आप 2 Cl लगाना है एक बार के अंदर। तो एक तो आप कर सकते हो कि इसी कार्बन पे 2 बार Cl लगा दो, एक तो इस टाइप का बन सकता है आपका प्रोडक्ट। दूसरा क्या कर सकते हो, C है, एक बार आपने यहाँ लगाया, एक बार बगल वाले कार्बन पे लगा दिया, दूसरा आपका ये प्रोडक्ट बन सकता है। एक बार क्या कर सकते हो, 3 है, एक बार यहाँ लगाया, एक बार दूर वाले पे लगा दिया। ठीक है, ये तो आपके हो गए 3। एक और बना सकते हैं इसमें क्या कि C है, दोनों आपने बीच में लगा दिए। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई भी प्रोडक्ट बनता। ठीक है, तो ये 4 टाइप के आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये आपको देखना है। तो इस तरीके से आपको करना होता है, जितने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वो आपको बनाना होता है। तो इसमें मेनली आपको आंसर देना होगा 4 आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब 6.4 देखो, तो 6.4 में क्या बोला है, जैसा मैंने बताया था कि आपको फॉर्मुला दे देंगे, पूछेंगे अगर ये एक ही मोनोक्लोराइड दे रहा है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर 3 दे रहा है तो क्या होगा, 4 दे रहा है तो क्या होगा। ठीक है, तो उसमें आपको बनाना होगा। अगर 1 दे रहा है तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, 3 का देख लेते हैं। तो अगर मैं C5 बनाऊंगा तो ऐसा बन सकता है 5 सीधे में। इसमें अगर मैं बनाता हूँ इसका स्ट्रक्चर, तो इसमें कितने आइसोमेरिक क्लोराइड्स लगा सकता हूँ मैं, मतलब कितने बार मैं
मोनोक्लोरिनेशन करवा सकता हूँ। तो एक बार मैं Cl यहाँ लगा सकता हूँ, अगले केस में मैं यहाँ लगा सकता हूँ और एक केस में मैं यहाँ लगा सकता हूँ, ठीक है। तो 3 आपका यहाँ बन जाएगा। तो आपका मतलब वो N पेंटेन का बात करें। अगर मैं 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स की बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, उस केस में आपका एक कार्बन ऐसा हटा के ये बनाना पड़ता है। इसमें आपका 4 बनेगा क्योंकि एक तो ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा ये, चौथा, ठीक है। ऐसे आपको स्ट्रक्चर पता करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन कि कितने मोनोक्लोरिनेशन करवाना है। आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन ये पूछते हैं आपको। अब आते हैं हम लोग कुछ रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। तो पहला रिएक्शन आपको देखने को मिलता है ये, और अभी हम लोग ने जो पढ़ा उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। अच्छा, पहला रिएक्शन आपको दिख रहा है जहाँ पे एक आपको अल्कोहल दिख रहा है, कोई इसको फिनॉल नहीं बोलेगा, बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है। एक आपको अल्कोहल दिख रहा है जहाँ जिसका रिएक्शन SOCl2 के साथ होता है। अभी जैसे आपने SOCl2 दिखा, दिमाग में आंची की ये डार्जन प्रोसेस है, जो कि बेस्ट तरीका होता है अगर हम लोग को अल्कोहल से अल्काइल हाइड बनाना है। क्यों? क्योंकि में प्योरेस्ट फॉर्म मिलता है अल्काइल हाइड का, क्योंकि बाकी SO2 और HCl गैस है वो उड़ जाता है। ये तो आगे दिमाग में करना क्या होता है, इसमें क्या कार्बोकेटाइन बनाते थे, मैंने बोला था नहीं, सिर्फ हेलोजन एसिड के केस में बनाते थे। इसमें सीधे OH हटाओ, Cl लगाओ, OH हटाओ, Cl लगाओ, तो आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, सीधे यहाँ से OH हट जाएगा, ये हो गया, OH हट जाएगा और Cl लग जाएगा। आगे समझ, ये हो गया पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन जैसे आपने देखा, चलो आपको समझ आ रहा है क्या करना है। इसमें आपको दिख रहा है Br2 और UV लाइट। जैसे आपने देखा UV लाइट है, Br2 है, आपके दिमाग में ट्राई करना चाहिए फ्री रेडिकल सब्सट्रैक्शन, जिसमें लोग क्या करते हैं, एक H हटाते हैं और हेलोजन को जोड़ते हैं। अभी देखा था मैंने डिस्कस किया था कि डार्क लिखा था तब ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन लाइट अगर आ गया तो आपको क्या करना पड़ता है, हेलोजन को रेडिकल बना के जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे आप रेडिकल बनाओगे, 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे बनाओ या तो यहाँ पे बनाओ। कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो दोनों बना सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप इसमें बताओ कितने टाइप के मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो आप बोलोगे 2। अगर मैं आपको बोलता हूँ मेजर बनाओ, तो मेजर आपको दिख रहा है कि ये 2 डिग्री रेडिकल बन रहा है ना, ये एक बार यहाँ कार्बन जोड़ा है, एक बार यहाँ से, तो आप इसको बनाओगे और यहीं पे आप अपना Br को जोड़ो, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट चीज, किसी को अगर लग रहा है कि भैया यहाँ पे क्यों जोड़े, तो आपको ध्यान ये रखना है, इतना याद रखो कि अगर UV लाइट के साथ रिएक्शन है तो उसके इसमें आप डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ो, क्योंकि उस पर जो फिर रेडिकल बनता है अनस्टेबल होता है काफी। वैसे भी बेंजीन रिंग है, इसको क्यों है इसका पाई बॉन्ड, तो क्योंकि पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन दिखाना होगा, और बेंजीन रिंग एडिशन रिएक्शन बहुत मुश्किल से दिखाते हैं। हमने डिस्कस किया था अपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर। ये हो गया सेकंड रिएक्शन। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि UV लाइट के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड को नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। आपको एल्केन देखना है, जहाँ पे एल्केन वाला हाइड्रोजन है वहाँ से आपको मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट देना है। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर रिएक्शन पे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि अल्कोहल है जिसका रिएक्शन HCl के साथ हो रहा है, ठीक है, और हीट किया हुआ है। तो आपको बेसिकली दिख रहा है कि HCl के साथ रिएक्शन मतलब हेलोजन एसिड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन होता है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे या तो मैं इस OH को हटाऊं या तो इस OH को हटाऊं। आपको ध्यान देना है कि अगर मैं इसको हटा के देखता हूँ, अगर मैं इसको छुपा दूँ, अगर मैं इसको पूरे को छुपा दूँ यहाँ पे, तो आपको क्या दिख रहा है, एक फिनॉल दिख रहा है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि फिनॉल ये रिएक्शन नहीं दिखाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप किसको करोगे, आप करोगे अपने इस वाले OH को रिप्लेस। तो आप यहाँ से OH हटाओगे और Cl आप यहाँ पे लगा दो। क्यों? क्योंकि मैंने अभी देखा यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो OH लगा है वो 1 डिग्री कार्बन से लगा है, और 1 डिग्री मतलब अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल में बताया कि SN2 थ्रू जाता है, और यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं करवाना होता है। आप OH हटाओ, Cl लगाओ, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से OH हटा के Cl लगा दोगे, वही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग 4 नंबर रिएक्शन पे। फिर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे CH3 है, एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, HI के साथ रिएक्शन है, मतलब कि पाई बॉन्ड एल्कीन है और HI के साथ रिएक्शन, मतलब आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए मार्कोनी को। कार्बोकेटाइन बनाएंगे और जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वहाँ पे प्लस साइन के साथ हम लोग हेलोजन को जोड़ देंगे। तो क्या करोगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, या तो आप यहाँ पे प्लस दे सकते हो या फिर यहाँ पे प्लस दे सकते हो। अगर यहाँ पे प्लस देते हो इस केस में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 1 2 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, और यहाँ पे देख रहे हो तो 2 डिग्री बन रहा है। तो आप इसको प्रेफर करोगे और यहीं पे I को जोड़ दोगे, तो आपका बन जाएगा प्रोडक्ट कुछ ऐसा H3I। आगे समझे, पाई बॉन्ड 2। ये हो गया 4 रिएक्शन। अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर पे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक एल्काइल ब्रोमाइड दिख रहा है सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में। फिर दिमाग में आना चाहिए कि अगर एल्काइल क्लोराइड हो या फिर एल्काइल ब्रोमाइड हो और उसका रिएक्शन NaI के साथ, NaI का मैंने याद करवाया था कि स्वार्ट रिएक्शन होता है स्वाइन फ्लू, अगर वहाँ पे होता है AgF तो उसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, उसको स्वार्ट रिएक्शन बोलते हैं, उसमें हम लोग Br हटा के F लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे NaI है तो ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, जहाँ पे Br हटेगा I लगेगा, और ये रिएक्शन इसका नाम क्या होता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, Br हटाओगे I लगा दोगे, आपका ये बन जाएगा, ठीक है। साथ साथ इसका NaBr बनता है, और इसी को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, ड्राई एसीटोन यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम लोग आखिरी रिएक्शन में। आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, Br2 दिख रहा है, हीट और UV लाइट दिख रहा है। आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि चलो पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, Br लगा देते हैं, लेकिन ध्यान दो पहला तो ये चीज़ Br2 CCl4 के प्रेजेंस में नहीं है। अच्छा, दूसरा पाई बॉन्ड जो है आप UV लाइट के प्रेजेंस में नहीं तोड़ते हो। आप क्या करते हो, ट्राई करते हो, क्योंकि ये फ्री रेडिकल उससे जाता है, तो फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करोगे। तो अगर आप पाई बॉन्ड के बगल में तोड़ते हो रेडिकल, तो यहाँ पे देखो रेडिकल रेजोनेंस में आ जाएगा। तो आप या तो यहाँ तोड़ दो या फिर यहाँ तोड़ दो और यहाँ पर रेडिकल बनाओ, तो ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा आपका। इंस्टेड क्या पाई बॉन्ड तोड़ने जाओ, ठीक है। तो आपको यहाँ रेडिकल बनाना है या फिर यहाँ पे बनाना है, और फिर वहाँ पे Br जोड़ना है, तो आपको कुछ ऐसा बनेगा, ये बना आपका। अगर समझ में, इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। मैंने सारे क्वेश्चन दिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए सारे, इजीली आपके उठ के आ जाएंगे एग्जाम में, तो इसलिए इन सारे को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। जो मैंने बोला उसको ध्यान रखना कि कैसे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा OH हटाना है, कब पाई बॉन्ड को तोड़ना है, कब पाई बॉन्ड को नहीं तोड़ना। तो अभी जो हम सारे रिएक्शन डिस्कस किए वो सारी यही रिएक्शन है जो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए थे। तो ये सारे रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। कहाँ तक डिस्कस कर लिया हमने, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं वापस से अपने NCERT पे। अब आते हैं हम लोग NCERT थ्योरी पे, और कुछ जो थ्योरी के पॉइंट्स हैं जहाँ से एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पॉइंट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे आओगे तो उसमें सबसे पहले आपको दिखता है एक तो बॉइलिंग पॉइंट, एक मेल्टिंग पॉइंट। आपको याद सबसे पहले एक लाइन याद रखनी कि जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं या फिर हेलो एल्केन्स होते हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। क्यों?
सिंपल क्वेश्चन आएगा क्यों? क्योंकि मैंने बताया देखो बॉइलिंग पॉइंट है ना जो मोस्टली मास पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। आपको सिंपल याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट आपके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सिंपल इतना तो मैंने हाइड्रोकार्बन में बताया था आपको। तो आपको देखना है, अभी मैंने बोला कि हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है हेलो एल्केन का मास। सिंपल कंपेयर करो, अगर मैं एक लिखता हूँ आपके सामने हाइड्रोकार्बन RH, उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ हेलो एल्केन में, मतलब R ऐसे कन्वर्ट करते हैं, H हटा के X लगाते हैं। तो इसमें अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ मास, तो यहाँ R तो सेम ही है दोनों में। क्या किसका फर्क है? तो हाइड्रोजन का फर्क है जो कि रिप्लेस हो गया है हेलोजन से। आपको पता है एक H से तो ज़्यादा ही होता है हमेशा हेलोजन का मास, तो मतलब हमेशा हेलो एल्केन का मास जो है वो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा। अगर सेम एल्काइल ग्रुप वाला कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, वही चीज़ एनसीईआरटी समझाती है, क्योंकि अगर मास ज़्यादा होगा उस केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, मतलब कि डाइपोल डाइपोल या फिर वेंडल वाल फोर्सेस होंगे, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि मास ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ज़्यादा है, वेंडल वाल फोर्स ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से उसको पकड़ रखेगी तो बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो दो रीजन जैसे एनसीईआरटी, ये तो हो गया हाई मॉलिक्यूलर मास जो कि सबको समझ आता है। एनसीईआरटी ने एक और रीजन लिखा है कि क्योंकि जो पोलैरिटी है वो ज़्यादा होता है इस बॉन्ड का। अगर मैं आपको यहाँ पोलैरिटी देखने बोलूँ तो इस बॉन्ड का ज़्यादा है, जो हेलोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींचेगी अपनी तरफ, तो ज़्यादा पोलर बॉन्ड बनेगा और पोलर ज़्यादा बनता है। तो मैंने वहाँ पे आपको एक और चीज़ बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो मास, एक डाइपोल मूवमेंट। अगर आपको ध्यान है हाइड्रोकार्बन वाला लेक्चर देख के आओ तो डाइपोल मूवमेंट भी बताया था, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट बढ़ रहा है, जो मैंने सिस ट्रांस के केस में बताया था आपको, इसलिए सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता था एज कम्पेयर टू ट्रांस। तो क्योंकि यहाँ पे एक तो पोलैरिटी ज़्यादा है, एक मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, ये दोनों रीजन मिलकर आपका क्या करती हैं, हेलो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको ज़्यादा कर देती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन। ये तो हो गया पहला पॉइंट। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखिए, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो मास बढ़ रहा है हेलोजन एटम का, इसलिए जो वैन डर वाल्स फोर्सेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो वही ट्रेंड मैंने लिखा है कि अगर मैं अलग अलग हेलोजन एटम्स लगा दूँ एल्काइल ग्रुप पे तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि मास बढ़ रहा है, इधर फ्लोरीन का कम होगा, क्लोरीन का उससे ज़्यादा होगा, इस तरीके से आपका मास इधर इंक्रीज कर, और इसीलिए अगर सेम एल्काइल ग्रुप दिया हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड कुछ ऐसा होता है। अच्छा, ये तो हो गया जब सेम एल्काइल ग्रुप हो। अगर मान लो हेलोजन सेम है और एल्काइल ग्रुप भी सेम है लेकिन ब्रांचिंग है, तो मैंने भी बताया था ब्रांच जितना बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो वही आपको दिख रहा है, यहाँ देखो एकदम सीधा है, यहाँ पे आपका ब्रांचिंग पे मतलब एक BR जो है ब्रांच पे लगा है और इस केस में और ब्रांचिंग बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ब्रांचिंग बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हो कम हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ब्रांचिंग दिख जाए आपको, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। तो भैया कॉम्प्लेक्स कर दिया आपने, सिंपल बताओ कैसे कंपेयर करना है। जब भी कंपेयर करने जाओगे सबसे पहले देखो मास कैसे देखोगे, पहले तो देखोगे एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप किसी में पेंटेन है किसी में ब्यूटेन है तो सबसे पहले डिफरेंस वही आ गया, जो पेंटेन वाला होगा वो ज़्यादा भारी होगा। जब एल्काइल ग्रुप सेम हो जाए तो उसमें फिर देखो हेलोजन को, अगर हेलोजन अलग अलग है तो जो भारी हेलोजन होगा उसका मास ज़्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। उसके बाद ये अगर हेलोजन भी सेम हो जाए एल्काइल ग्रुप भी सेम हो जाए तब देखो ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग जिसकी फिर ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे कंपेयर करना है, तो पहले एल्काइल ग्रुप देखोगे, जो ज़्यादा बड़ा चेन होगा उसका मास ज़्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फिर देखोगे हेलोजन ग्रुप, जो ज़्यादा भारी हेलोजन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जब ये दोनों सेम हो जाए, एल्काइल ग्रुप भी सेम हेलोजन भी सेम, तो उस केस में आप ब्रांचिंग देखोगे, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद ये तो कर लिया हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात। अब देखते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात। और ये जो हम देख रहे हैं वो बेसिकली हम लोग ऑर्थो पैरा और मेटा आइसोमर्स में देख रहे हैं, मतलब पैरा ऑर्थो मेटा और पैरा आइसोमर्स में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन होता है वो हम लोग बेसिकली देख रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि एनसीईआरटी सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट के बारे में लिखती है कि जो पैरा आइसोमर्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑर्थो। क्यों? अभी मैंने बताया था सिमेट्री के कारण। अभी जो हमने देखा था Fe और डार्क कंडीशन केस में जो रिएक्शन होता था उसमें देखा था कि पैरा आइसोमर जो है वो ज़्यादा अच्छा मेल्टिंग पॉइंट दिखाती है एज कम्पेयर टू ऑर्थो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है तो अच्छे से पैक होगा, अच्छे से पैक होगा तो उसको मेल्ट करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी कि पैरा आइसोमर्स हाई मेल्टिंग एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर। उसका अगर मैं ट्रेंड एक्चुअली लिख दूँ यहाँ पे कैसा, अगर मैं सारे तीनों को मिला के लिखूँ तो ये ट्रेंड बनता है, इसको आपको ध्यान रख ले। मेल्टिंग पॉइंट के केस में तो पैरा सबसे ज़्यादा होगा, आपको याद रखेगा, फिर ऑर्थो फिर मेटा। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट के केस में ऑर्थो सबसे ज़्यादा, फिर पैरा, फिर मेटा। तो अब आते हैं हम लोग नीचे, और नीचे हम लोग देखते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी को कैसे कंपेयर करते हैं। एक क्वेश्चन मेरे को मिला था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि ये सारे आपके कंपाउंड्स हैं, इनको डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना होता है, डेंसिटी आपको पता है मास बाय वॉल्यूम है, तो मतलब मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको सीधे सीधे मास देखना है, जितना भारी होगा एल्काइल ग्रुप और हेलोजन मिला के उतना ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। ये आपको करना होता है, सिंपल इतना याद रखो। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी, जहाँ से अच्छा AR क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है। अब वो असर्शन क्या दे देंगे कि हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये तो असर्शन हो गया। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है कि अगर मैं वाटर को देखूं, जब वो पहले सिर्फ वाटर था, मतलब H2 का बॉन्ड देखो तो उसके बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, मतलब कि अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। अब जो हेलो एल्केन और वाटर के बीच बॉन्ड बनेगा, अब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा नहीं, तो मतलब अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। इसी चीज को एनसीईआरटी क्या समझाती है कि जब नया बॉन्ड बनता है हेलो एल्केन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, तो उस टाइम में एनर्जी काफी कम रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि जो नया बॉन्ड बना है उसके इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, मतलब कि जो नया अट्रैक्शन है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल अट्रैक्शन जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रेजेंस में था जब सिर्फ वाटर था। ठीक है, इसीलिए जो सॉल्युबिलिटी है हेलो एल्केन का वो वाटर में काफी कम होता है। तो ये अच्छा AR क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है, जो काफी लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि कैसा रीजन दिया है। ठीक है, और इसी सेम रीजन के कारण जो हेलो एल्केन है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि जो
पहले का स्ट्रेंथ था ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सेम होता है जब हम लोग उसको कंपेयर करेंगे नए एट्रैक्शन के बीच, जो कि हेलो एल्केन और नए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बीच बनेगा, तो वो सेम स्ट्रेंथ का होता है। ठीक है, वही चीज़ समझा दी एनसीईआरटी, तो इसको देख लेना एक बार। उसके बाद यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट्स हम लोग कंपेयर करना है, तो अलग अलग यहाँ पे कंपाउंड्स दिए हुए हैं। तो एनटी क्या कर सकती है, आपको नॉर्मली तो आता है कंपेयर करने बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको आपका टाइम यूज करने के लिए वो आपको आईपीएसी नहीं दे देगी। ठीक है, और फिर बोलेगी कि कंपेयर करो। उसके इसमें आपको आना चाहिए कि उसका हम लोग कैसे फॉर्मुला लिखें। तो ब्रोमोमीथेन है तो CH3Br हो गया, ब्रोमोफॉर्म हो गया तो CHBr3 हो गया। जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, वैसे ही ब्रोमोफॉर्म CHBr3 होता है। क्लोरोमीथेन CH3Cl हो गया, और डाइब्रोमोमीथेन जैसा कि नाम बोल रहा है CH2Br2 हो गया। इसको अगर कंपेयर करने जाओगे तो सबसे पहले क्या बोला है मैंने, सबसे पहले देखो कि एल्काइल ग्रुप सेम है अलग है, तो इसमें दिख रहा है आपको सब में CH3 मतलब कि एल्काइल ग्रुप ऑलमोस्ट सेम है, एक ही कार्बन वाला है। उसके बाद आप देखोगे कि हेलोजन में क्या फर्क है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे Br है, हेलोजन सेम है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है। तो आपको देखना है पहले हेलोजन डिफरेंस आ गया, तो आपको देखना है कि Br ज़्यादा भारी होता है या Cl। तो आपको पता है Br ज़्यादा भारी होगा, मतलब कि CH3Cl का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अब ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये तो सब पीछे जाने वाला है, तो आप ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट कर सकते हो इससे। उसके बाद फिर आप देखोगे Br, तो आपको दिख रहा है कि इसमें एक ही Br है, तो ये सबसे हल्का होगा इन तीन के मुकाबले। फिर इसमें 2 Br है तो ये उससे भारी होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा Br है मतलब ये सबसे भारी होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे आपको कंपेयर करना होता है। सिमिलरली इसमें अगर जब आप नाम लिखने जाओगे तो आपका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कुछ। अब आप देखोगे इसमें पहले तो एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन, तो यहाँ पे 3 है, मतलब कि ये हल्का होगा। ठीक है, ये हल्का होगा तो मतलब सबसे भारी ये हो गया और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो गया, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है कि दोनों में एल्काइल ग्रुप 3 चेन का ही है, 3 कार्बन चेन का ही है, और यहाँ पे हेलोजन जो है वो दोनों में सेम है। तो मतलब इसमें आप क्या करोगे, आप ब्रांचिंग देखोगे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्रांचिंग, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ये सबसे कम हो गया, ये सबसे ज़्यादा हो गया, और ये बीच में हो। आगे समझो, इस तरीके से आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर। तो यहाँ तक हमने खत्म कर लिया। अब एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में कुछ थ्योरीज है, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आज का वीडियो हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब जैसे आप स्टार्ट करते हो तो इंट्रोडक्शन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं जिससे आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। सबसे पहला चीज आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ ड्रग्स के नाम उन्होंने लिखे हैं। पहला दिख रहा है आपको क्लोराम्फेनिकोल, जिसको यूज करते हैं हम लोग टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, इससे मैच द फॉलोइंग आपका इजिली बन के आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो क्लोराम्फेनिकोल है वो टाइफाइड फीवर में यूज होता है। दूसरा ड्रग आपको देखने को मिल सकता है क्लोरोक्वीन, जिसको मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। और इस ड्रग का नाम आपने शायद कोरोना के टाइम पे सुना होगा, जिस समय हम लोग इसको काफी अच्छे अमाउंट में एक्सपोर्ट कर रहे थे बाहर। ठीक है, तो क्लोरोक्वीन हम लोग मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट कि एक ऐसा हार्मोन का नाम बताओ जिसमें आयोडीन होता है। तो आपको पता है बायोलॉजी में आपने पढ़ा है थायरॉक्सिन ऐसा हार्मोन है जिसमें आपका आयोडीन होता है, और इस हार्मोन का अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको पता है कि क्या होगा, गोइटर होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरॉक्सिन आपका बस मैच द फॉलोइंग आपका हो जाएगा। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे लिखे थे जिसको मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, जिसमें से पहला पॉइंट आपको दिख रहा है कि जो हेलो एल्केन है उसको हम लोग RX इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और हेलो एलीन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो एल्केन को और क्या बोलते हैं, तो एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, और हेलो एरीन को हम लोग एराइल हैलाइड बोलते हैं। हेलो एल्केन को पहचानना कैसे, अगर आपका जो हेलोजन है वो सीधे सीधे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है तो वो आपका मोस्टली हेलो एल्केन होता है। तो हेलो एल्केन में आपको ध्यान रखना है कि जो हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। वहीं पे अगर हेलो एरीन है तो जो हेलोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। जैसे आपको दिख रहा है कि X इस कार्बन से जुड़ा है और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होगा, तो ये इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इजिली स्टेटमेंट में आपको देखने को मिल सकता है कि हेलो एल्केन में जो कार्बन होता है जिससे हेलोजन जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सही बात है। हेलो एल्केन बनता कैसे है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक H को रिप्लेस करते हैं तो हेलो एल्केन बनता है। सिमिलरली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब कि बेंजीन से अगर एक H रिप्लेस करके मैं यहाँ पे X लगा दूं तो आपका क्या बन जाएगा, हेलो एरीन बन जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन किया हुआ है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। तो एक क्लासिफिकेशन किया गया था नंबर ऑफ हेलोजन आइटम्स के बेसिस पे। तो अगर ये तो सिंपल है, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर एक हेलोजन लगाए तो मोनो हेलो एल्केन है, 2 लगाए तो डाई हेलो है, 3 लगाए तो ट्राई हेलो। सिमिलर तरीके से क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट चेन से सारे, तो ये हेलो एल्केन है और यहाँ पे हेलो एरीन है, 2 है तो डाई हेलो, 3 है तो ट्राई हेलो। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ से चीज स्टार्ट होती है। ये तो सबको पता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे पहचाना है, ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब जो मेन क्वेश्चन वो पूछते हैं ना, वो इस पार्ट से पूछते हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं कि आपको इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर दे देंगे और बोलेंगे कि ये जो हमने स्ट्रक्चर दिखाया है वो बताओ क्या है, वो एलाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड है, विनाइलिक हैलाइड है या फिर एराइल हैलाइड है। ठीक है, अब कैसे पहचानना है वो हम लोग देखते हैं। अगर आपका एलाइलिक हैलाइड हुआ तो कैसे पहचानेंगे, आपको ध्यान देना है कि एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है। ठीक है, ये आपको मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया है कि डबल बॉन्ड के बगल वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जो हेलोजन अगर जुड़ा होगा तो एलाइलिक आपका एलाइलिक हैलाइड होगा, और उस कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर उस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वो आपका एलाइलिक हैलाइड है। ठीक है, सिंपल। सेम आपको यहाँ भी दिख रहा है कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हेलोजन आपका जुड़ा हुआ है। बेंजाइलिक कब बोलोगे, जब एरोमेटिक रिंग के बगल वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये एरोमेटिक रिंग है, इसके बगल वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है। क्या सीधे सीधे बेंजीन रिंग पे नहीं लगाया है, अगर सीधे सीधे बेंजीन रिंग पे लगा देते हैं तो उस केस में वो एराइल हैलाइड हो जाता है। ऐसे आपको डिफरेंस करना है। अगर बेंजीन रिंग है उस पर डायरेक्ट लगा हुआ है तो आपका एराइल हैलाइड है, अगर बेंजीन रिंग है उसके बगल वाले कार्बन पे हेलोजन लगा है तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। सिमिलरली अगर डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है तो आपका एलिक हैलाइड है,
और अगर डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन पे, जैसे ये डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन पे आपका हेलोजन जुड़ा है, तो उस केस में आपको विनाइलिक हैलाइड उसको बोलना है। एक और चीज आपसे पूछ सकते हैं कि विनाइलिक हैलाइड हो या फिर एराइल हैलाइड हो, दोनों ही केस में जो हेलोजन जुड़ा होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका एराइलिक हैलाइड होता है और बेंजाइलिक हैलाइड होता है, इन दोनों ही केस में जो हेलोजन जुड़ा होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, जो कि मैंने आपको समझा दिया। नोमेनक्लेचर में आप बेसिकली ये जो कॉमन नेम्स है इसको देख लेना, क्योंकि वो बार बार इसको यूज़ करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि जेमिनल डाइहाइलाइड क्या होता है, विसिनल डाइहाइलाइड क्या होता है, ये मैंने याद भी करवाया था। जेमिनल डाइहाइलाइड मैंने बोला था कि जेम में एम आ रहा है तो मोनो एक ही कार्बन पे आपके दोनों हेलोजन जुड़े होंगे। विसिनल डाइहाइलाइड विसिनिटी में मतलब अगल बगल वाले कार्बन पे हेलोजन आपके जुड़े होंगे, ठीक है। जिसमें मेन क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं, ये तो ईजी है, सबको याद हो जाता है एंड में। वो आपको क्या करेंगे, ये नाम दे देंगे कॉमन नेम, आपको नाम दे देंगे इथाइलिडीन क्लोराइड है, बताओ ये जेमिनल डाइहाइलाइड है विसिनल डाइहाइलाइड है क्या है, ठीक है। अब बच्चों को कॉमन नेम याद रहता नहीं तो आंसर नहीं दे पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आ सकता है इसलिए। तो आपको याद रखना है कि इथाइलिडीन क्लोराइड जो है वो जेम डाइहाइलाइड है और इथाइलिन डाइक्लोराइड जो है वो विसिनल डाइहाइलाइड है। कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखो कि इथाइलिडीन में डी आता है, ठीक है, डबल, डी से क्या होता है मोस्टली, डीन से डबल आपका आता है, जैसे डाइइन डीन, तो डी से आपका डबल होता है। तो इथाइलिडीन जो है उसमें आपका एक ही कार्बन पे दोनों होगा, और इथाइलिन में डी नहीं आ रहा है तो इसमें आपका अगल बगल वाले कार्बन पे होगा। मैंने ऐसे याद किया, अगर आप और बेटर याद कर सकते हो तो याद कर लो, बाकी मैंने बता दिया। तो इथाइलिडीन में डी आ रहा है मतलब डबल, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन जुड़े होंगे, और इथाइलिन में कोई डी नहीं आ रहा है तो इसमें अगल बगल वाले कार्बन पे आपके हेलोजन जुड़े होंगे। सेम वैसे ये सारे कॉमन नेम्स देख लेना आप एक बार, ताकि आपको स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हो, कभी अगर सीधे कॉमन नेम देते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन हमने हाइड्रोकार्बन में किया था जहाँ पे आइसोमर लिखने बोला था, बस फर्क था कि यहाँ पे बीआर की जगह OH दिया हुआ था, उसमें भी 8 आइसोमर बनते थे, यहाँ पे भी 8 आइसोमर बनते। तो अगर कभी ऐसा पेंटाइल ब्रोमाइड आता है उसमें आइसोमर लिखने बोलते हैं तो 8 आइसोमर बनेगा, आपको ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट ये पॉइंट बचा, इसको कवर कर लेते हैं। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया था जो CX बॉन्ड होता है उसमें X जो है काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचे तो ये जो बॉन्ड होगा वो काफी ज्यादा पोलराइज हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। वही लिखा है कि हेलोजन आइटम्स काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस बॉन्ड को पोलराइज हो जाता है। मतलब अगर कोई एसोसिएशन आता है कि CX बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, और रीजन होगा वहाँ पे लिखा, अगर मान लो लिखा हुआ है रीजन कि जो X आइटम है वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रीजन सही एक्सप्लेनेशन है एसोसिएशन, ये समझ के इसको समझ लेना अच्छे से, ये यार क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, ये तो सबको पता है कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब आपको पता है, अगर मैं आपको बॉन्ड लेंथ लिखने दूँ CF CCl CBr CI का, ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा हेलोजन का वैसे उससे बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर आता है, और बॉन्ड एनर्जी का उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा उसको तोड़ने में और एनर्जी देनी होगी, इसलिए बॉन्ड एनर्जी उसका बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे यहाँ से पूछेंगे वो डाइपोल मोमेंट का पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं, शायद एक क्वेश्चन आया भी हुआ है इसके, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि डाइपोल मोमेंट का अगर रिलेशन में बोलूँ, डाइपोल मोमेंट दो चीज़, एक चार्ज, अगर मैं सीधे चार्ज के बेसिस पे लिख दूँ तो आपका डाइपोल मोमेंट आना चाहिए था CH3F सबसे ज्यादा होना चाहिए था, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद CH3Cl फिर CH3Br फिर CH3I ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आता है कि CH3F का जो है वो CH3Cl से कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट जब कैलकुलेट करते हैं तो चार्ज इंटू डिस्टेंस करते हैं, तो वहाँ पे एक डिस्टेंस का ही फैक्टर है। तो आपको पता है कि जो CH3Cl है उसका डिस्टेंस CH3F से ज्यादा होता है, ठीक है, और वो काफी ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि चार्ज वाले फैक्टर को कंपनसेट करके भी ज्यादा हो जाता है, इसलिए CH3Cl का ज्यादा होता है। बस इतना याद ध्यान, मतलब ये एक्सेप्शन है, इसको बार बार लिख के याद कर लो कि अगर डाइपोल मोमेंट पूछ दे उस केस में CH3Cl का CH3F से ज्यादा होता है, बाकी नॉर्मल। आगे समझ में। आज हम लोग हेलो एल्केन के जितने भी केमिकल रिएक्शंस है उसको कवर कर रहे होंगे। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं हेलो एल्केन की, तो 3 टाइप के रिएक्शंस आपको देखने पड़ते हैं। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एल्यूमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा रिएक्शन विद मेटल्स। तो बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। इन तीनों ही टाइप के रिएक्शंस में ज्यादा रिएक्शंस नहीं है एनसीईआरटी में, तो इसमें ज्यादा रिएक्शन बेस्ड सवाल नहीं आते हैं, आपके मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन, कौन से AR क्वेश्चंस है, क्या है, सब मैं यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलूंगा। तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स से। तो आपको जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि 3 टाइप के केमिकल रिएक्शन दिखाता है हेलो एल्केन्स। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि ये नाम बता रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल होता होगा जो कि एक सबस्ट्रेट पे अटैक करता होगा। अब न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि कोई ऐसा स्पीसीज जो कि पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करे, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस वर्ड आता है, न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, और फाइल मतलब लविंग, तो कोई पॉजिटिव चार्ज जिसको पसंद है वैसी स्पीसीज को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो किसको पॉजिटिव चार्ज पसंद होगा? जिसके पास खुद नेगेटिव चार्ज होगा। तो न्यूक्लियोफाइल मोस्टली नेगेटिव चार्ज स्पीसीज या जिसके पास लोन पेयर्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, एक सबस्ट्रेट पे अटैक करती है और उसमें से दूसरे न्यूक्लियोफाइल को अलग करके उसका जगह लेती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है। बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल एक सबस्ट्रेट पे अटैक करता है और उसमें से एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को अलग करके खुद जुड़ जाता है उसमें, और वो अटैक क्यों करता है? क्योंकि जो कार्बन है हेलो एल्केन में, जो कार्बन होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि न्यूक्लियोफाइल अपनी कैसी स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह पे अटैक करता है। अच्छा,
आगे चलते हैं हम लोग। ये भी हमने देख लिया कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हेलो एल्केन पे क्यों अटैक कर पाता है, क्योंकि जो हेलो एल्केन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अच्छा, अभी हमने देखा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है जब इस सबस्ट्रेट पे अटैक करता है तो ये हेलोजन एटम यहाँ से निकल जाता है। मतलब कि ये हेलोजन एटम जो है इस चीज को छोड़ के जा रहा है, इसलिए हेलोजन एटम को यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, लीविंग ग्रुप बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब जितनी आसानी से ये लीविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा उतना ही तेज ये रिएक्शन होगा। इसीलिए अगर क्वेश्चन में कभी पूछा होता है कि बताओ ये 5 टाइप के सबस्ट्रेट आपको दिए हुए हैं, इनमें बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका सबसे ज्यादा होगा, उसमें आपको देखना पड़ता है कि अगर सब में एल्काइल ग्रुप सेम है, मतलब सारे प्राइमरी है या तो सारे सेकेंडरी है या तो सारे टर्शियरी है, उसमें और सिर्फ हेलोजन एटम का डिफरेंस है, तो मतलब उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपको इस ट्रेंड में देना है। मतलब आयोडीन सबसे आसानी से निकलेगा, क्लोरीन उससे कम निकलेगा और ब्रोमीन सबसे स्लो निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बेसिकली आप याद रख सकते हो कि जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी होती जाएगी तो निकालने में दिक्कत होगी, ऐसे आप याद रख सकते हो, लेकिन ये इसका असली रीजन नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसे याद रखो कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन कभी कंपेयर करने बोले और सिर्फ हेलोजन एटम का डिफरेंस है तो जो जल्दी निकलेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों ही चाहे SN1 हो या SN2 हो, उन दोनों केस में ये ट्रेंड आपका फॉलो करता है। एल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो SN1 SN2 में रिएक्टिविटी अलग होती है, लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप सेम है और सिर्फ हेलोजन का डिफरेंस है तो रिएक्टिविटी दोनों केस में ये होता है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। आगे समझ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया, इस पे क्वेश्चन है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आपको करवाना है तो हमेशा जो हेलोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडेशन sp3 है यहाँ पे, इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा पा रहा है। तो चाहे SN1 हो SN2 हो, दोनों में जो हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। अब यही सेम रीजन हम लोग देखेंगे जब हम लोग हेलो एरियंस की बात कर रहे होंगे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाने में हेलो एरियंस को दिक्कत होती है। आगे समझ में। अब आगे चलते हैं हम लोग। आपको यहाँ पे ये टेबल दिखता है जो कि हम लोग जब SN1 SN2 देख लेंगे उसके बाद इस टेबल पे हम लोग आएंगे। पहले हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे कुछ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स का डिस्कशन है उसको देखते हैं। तो देखो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कैसे होते हैं, जिसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बेसिकली मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जिनके पास मोस्टली नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो। ठीक है, मोस्टली आप ऐसे उसको देख सकते हो जिसपे नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो तो न्यूक्लियोफाइल की तरह वो काम कर सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसपे 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। ये तो उसका डेफिनेशन हो गया। इसका एग्जांपल जो आपको मोस्टली याद रखना है वो 2 एग्जांपल है, एक तो CN और एक आपका NO2। ठीक है, अब इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CN या फिर साइनाइड जिसको आप बोलते हो। तो साइनाइड ग्रुप जो है ना वो आप 2 तरीके से दिखा सकते हैं, मतलब उसमें 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है। एक ऐसा जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड N से जुड़ा होता है और C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और दूसरा ये जिसमें C के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, N के ऊपर अपना नेगेटिव चार्ज आता है और C पे लोन पेयर आ रहा है। तो मतलब एक बार ये कार्बन से अटैक कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो जिस पर नेगेटिव होगा वही अटैक करेगा, या फिर दूसरी बात ये नाइट्रोजन से अटैक कर सकता है। अगर ये कार्बन से अटैक करके C से जुड़ रहा है, मतलब वहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो C और C के बीच बन रहा है। देखो यहाँ पे, देखो ये जो हेलोजन हटेगा यहाँ से तो उसके बाद आपका CN यहाँ पे अटैक करेगा। तो अगर बॉन्ड C और C के बीच बन रहा है तो उसको आप बोलोगे साइनाइड। लेकिन अगर जो अटैक है वो नाइट्रोजन की तरफ से हो रहा है, नाइट्रोजन एंड से हो रहा है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो C और N के बीच बनेगा। उस केस में आप इसको बोलोगे आइसोसाइनाइड। बस ये आपको समझना था कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वैसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं। इसके मेनली 2 एग्जांपल्स हैं, एक आपका CN, एक आपका NO2। CN को हम लोग साइनाइड बोलते हैं अगर वो कार्बन एंड से अटैक करता है और CC बॉन्ड बनता है। अगर वो नाइट्रोजन एंड से अटैक करता है तो आइसोसाइनाइड बनाता है। उस केस में जो आपका बॉन्ड बनता है वो C और N के बीच बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एसोसिएशन बना सकते हैं। वो कैसे? वो बोलेंगे कि जो अपना साइनाइड है वो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, एकदम एसोसिएशन। ठीक है, रीजन बना देंगे कि साइनाइड हैज 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ये और ये। एकदम सही रीजन है उसका, मतलब वो एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको। क्यों? क्योंकि यही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर अगर नहीं होता तो उसके पास एक बार कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता और नाइट्रोजन पे एक बार नेगेटिव चार्ज नहीं आता और फिर वो अटैक नहीं कर पाता अलग अलग एंड से। ठीक है, समझ में आ गई चीज़? अच्छा, इसी चीज़ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग जो दूसरा वाला था अपना एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल NO2 उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको वो क्या है, अपना नाइट्राइट आयन है। तो नाइट्राइट आयन अगर अपना ऑक्सीजन एंड से अटैक करता है तो उस केस में जो हम लोग बोलते हैं जो आपका बनता है वो बनता है एल्काइल नाइट्राइट्स। लेकिन अगर वो नाइट्रोजन एंड से अटैक करता है तो उस केस में जो आपका बनता है वो बनता है नाइट्रो एल्केन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ के रखना है कि 2 टाइप के अपने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो अब आते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और आपको दिख रहा है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये मेनली 2 मैकेनिज्म से हो सकता है, एक अपना SN2 और एक SN1। अब जो SN2 मैकेनिज्म है इसका फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो बहुत लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर। ऐसा नहीं, इसको आपको हमेशा बोलना है जैसे वर्ड लिखा है SN2 है तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर इसका नाम होता है। ठीक है, पहले तो ये हमने डिस्कस कर लिया। इसमें मेनली कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, तो क्या क्या और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्या क्या बनते हैं वो हम लोग देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो SN में 2 आ रहा है इसका क्या मतलब है। SN में ये जो 2 है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये जो SN2 मैकेनिज्म है ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये आपके 2 रिएक्टेंट पे डिपेंड करते हैं। कौन कौन से रिएक्टेंट? अगर मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन दिखाता हूँ तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड है मतलब RX है और आपको यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है NU नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जब आप हम लोग निकालते हैं तो पता चलता है कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। मतलब अगर आप अल्काइल हैलाइड को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल को डबल करोगे तो न्यूक्लियोफाइल को क्या डबल कर रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं। तो अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तब भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो आपको सीधे रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है SN2 है
ठीक है। उसके बाद वो बोलेंगे कि अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो बताओ इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल आता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन में डबल हो जाएगा। ये चेंज हो जाएगा जब हम लोग SN1 की बात करेंगे, क्योंकि SN1 रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता है। आगे समझ में। अच्छा, तो पहला पॉइंट हमने देख लिया कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर मतलब SN2 रिएक्शन में जो 2 है वो बताता है कि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन 2 रिएक्टेंट पर डिपेंड करते हैं, मतलब दोनों ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करते हैं, एक अपना एल्काइल हैलाइड और दूसरा अपना न्यूक्लियोफाइल। ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। उसके बाद रिएक्शन कैसे होता है ये आपको समझना है। तो रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है मैं आपको अगर समझाऊं तो बेसिकली आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है और यहाँ पे आपका हेलोजन एटम है जो कि निकलने वाला है, मतलब ये आपका लिविंग ग्रुप है। अच्छा, तो इसमें पहले आपको याद रखना है कि कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, मतलब कि अगर आप SN1 में जाओगे तो वहाँ पे आपका कार्बोकैटायन बनता है, SN2 में कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है, मतलब यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपको बनता है ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनता है, ट्रांजिशन स्टेट ऐसा बनता है कि आपको फाइनल क्या चाहिए, आपको बॉन्ड चाहिए कार्बन और OH के बीच, मतलब कि ये बॉन्ड बनना चाहिए और ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटना चाहिए। तो ट्रांजिशन स्टेट ऐसा बनता है जहाँ पे ये और ये बॉन्ड आपका वीक होते जा रहा है और ये नया बॉन्ड आपका बनते जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें अपना कार्बन एटम कितने एटम से ज्वाइंट है, तो 5 एटम से ज्वाइंट है। ये नीचे लिखा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इन ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 रिएक्शन द कार्बन एटम इज ज्वाइंट विद 5 एटम्स। एकदम सही स्टेटमेंट है। उसके बाद इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या होगा, अपना जो लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और OH के साथ जो बॉन्ड बनना था कार्बन का वो बन जाएगा। इस तरीके से आपका रिएक्शन होता है। मतलब आपको यहाँ दिखा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से अटैक कर रहा है और पीछे आके जुड़ जा रहा है। तो अगर आप कन्फिगरेशन देखोगे तो यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है कन्फिगरेशन का, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है तो आपको बोलना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो कार्बन हैलाइड बॉन्ड है वो टूट जाता है और नया कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ बन जाता है जब हम लोग OH न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन देख रहे हैं तब। ठीक है। वहीं पर अगर यहाँ पे NH2 होता तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है C और N के बीच बनता। तो यहाँ पे क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बन रहा है क्योंकि OH नेगेटिव यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अच्छा, उसके बाद ये रिएक्शन कैसा होता है, कितने स्टेप्स का होता है, तो आपको ध्यान देना है कि जो SN2 रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप का होता है। ये उल्टा हो गया, SN2 आ रहा है लेकिन ये है सिंगल स्टेप का, और SN1 जो है वो 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, लेकिन SN1 में आपका कार्बोकैटायन बनेगा, हम लोग देखेंगे आगे। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये जो यहाँ पे बॉन्ड्स थे जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरफ थे वो धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल से दूर जा रहे हैं और देखो ऑपोजिट हो गए न्यूक्लियोफाइल के। आगे समझ में, मतलब कि जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जो 3 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो न्यूक्लियोफाइल से दूर मूव करने लगते हैं और फाइनली जाके क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ये अगर कोई बोलता है स्टेटमेंट कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है SN2 रिएक्शन में तो जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो उससे दूर मूव करने लगते हैं, इट स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। उसके बाद यहाँ पे कैसा होता है, इन कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन आपको देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान देना है। फिर मैंने बताया था कि जो आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट तो बनता नहीं, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो उस ट्रांजिशन स्टेट में जो आपके कार्बन है वो 5 एटम से बॉन्डेड रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाइब्रिडेशन का कुछ और ही होगा, 5 वाला तो आपको पता ही नहीं है। तो अगर इसमें आप हाइब्रिडेशन निकालने जाओगे तो उस केस में हाइब्रिडेशन आपका sp2 हाइब्रिडेशन ही आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है ट्रांजिशन स्टेट में जो 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो सेम प्लेन में है। इसका मतलब क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन में आपका कार्बन प्रेजेंट है इसमें। और इस ट्रांजिशन स्टेट में आपको ध्यान देना है, जैसे कि मैंने बताया था कि 5 एटम से बॉन्डेड रहता है अपना कार्बन जब वो ट्रांजिशन स्टेट में रहता है, तो उसमें ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों से पार्शियली बॉन्डेड रहता है, जो कि आपने यहाँ पे देखा था, पार्शियली बॉन्डेड है अपना लिविंग न्यूक्लियोफाइल से भी और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से भी। ये सारे पॉइंट्स आपने SN2 का डिस्कस कर लिया। एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मोस्टली वो बनाते हैं इसी चीज से कि वो आपको दे देंगे कि भैया देखो ये रिएक्शन है, अपना SN2 रिएक्शन है। कभी कभी बोल देते हैं, कभी कभी आपको खुद देखना पड़ता है कि SN2 है या SN1 है, तो बोल देते हैं SN2 रिएक्शन है मान लो, और फिर बोलते हैं कि बताओ इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उस हिसाब से अरेंज कर दो, या सबसे फास्टेस्ट रेट कौन दिखाएगा। तो उसमें अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, कोई 3 डिग्री होता है, कोई 2 डिग्री होता है, कोई 1 डिग्री होता है, मोस्टली यही क्वेश्चन आता है। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो SN2 रिएक्शन है उसमें एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी जो होता है वो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और अगर मैं 1 डिग्री की भी बात करूँ तो जो मिथाइल हैलाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है अगर मैं 1 डिग्री इथाइल हैलाइड से कंपेयर करूँ उसको। तो अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो SN2 रिएक्शन है उसमें आपने देखा कि न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ निकल रही है और पीछे से बॉन्ड बने, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ से निकले और यहाँ से बॉन्ड भी बने, तो उसको पीछे से अटैक करना पड़ रहा है। तो अगर इस कार्बन पे बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स लगे होंगे तो वहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल को आने में दिक्कत होगी। तो जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है मैंने यहाँ पे लिख के दिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसी केस में 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होता है, इसलिए वहाँ पे रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। सिमिलरली फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। आगे समझ में। और 1 डिग्री की भी अगर मैं बात करूँ तो मिथाइल के केस में क्योंकि सिर्फ 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो इसमें रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इथाइल के 1 डिग्री से, क्योंकि यहाँ पे आपका एक मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा। अब देखो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये तो मैंने बता दी कि अगर वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये SN2 रिएक्शन है, इसमें रिएक्टिविटी बताओ, तो आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है वो सबसे फास्टेस्ट दिखाएगा। दूसरा ये घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन होता है ये होता है अपने मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच। तो
इसमें मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बता। तो अब आपको इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि SN2 है या SN1 है, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ये जो इसने रिएक्शन बोला मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच, ये SN2 है या SN1 है। तो आपको यहाँ पे याद करके रखना है कि क्योंकि जो यहाँ पे CH3Cl है वो 1 डिग्री अल्काइल हाइड है, तो 1 डिग्री अल्काइल हाइड हाइड्रोक्साइड आयन के साथ अपना SN2 रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, ये हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन वही अगर ये 3 डिग्री अल्काइल हाइड होता, क्योंकि 3 डिग्री बहुत कम रिएक्टिविटी दिखाता है SN2 के साथ, और उल्टा होता है SN1 में बहुत अच्छा रिएक्टिविटी दिखाता है, तो वो उस केस में SN1 रिएक्शन दिखाता है। तो अगर यहाँ पे 1 डिग्री अल्काइल हाइड दिया है, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाया है, आपसे बोल रहे हैं कि मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो आपको समझ जाना है कि SN2 की बात कर रहा है, SN2 के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आंसर देंगे। बाकी जितने पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इन्वर्जन होता है यहाँ पे कन्फिगरेशन का, 5 बॉन्डेड एटम होते हैं जब वो ट्रांजिशन स्टेट में रहता है। सारी चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, यहाँ पे ये भी बता दिया कि जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा इनहिबिटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ये आता है। ठीक है, ये हमने बात कर लिया जब एल्काइल ग्रुप्स अलग है, और जब हेलोजन अलग थे तो हमने वहाँ पे ऊपर बात कर लिया था कि जितना आसानी से लिविंग ग्रुप निकलेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। आगे चलते हैं हम लोग SN1 रिएक्शन देखते हैं। अब हम लोग SN2 के साथ कंपेयर करते जाएंगे, हम लोग को और आसानी होगी। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि SN2 रिएक्शन में वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है, मतलब वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। वहीं पे जो SN1 रिएक्शन है ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होता है। तो जैसा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब था कि वो 2 रिएक्टेंट के रेट पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब है कि ये सिर्फ एक के रेट पे डिपेंड करेगा। और मैंने बताया था कि दोनों में जो एल्काइल हाइड है वो तो रहेगा क्योंकि सबस्ट्रेट है, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसका फर्क पड़ता है। अपने SN2 में क्योंकि 2 पे डिपेंड कर रहा है तो वो एल्काइल हाइड पे तो करेगा ही, साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है रेट। लेकिन SN1 के केस में एल्काइल हाइड पे तो करता है लेकिन न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो डायरेक्टली कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। जैसे मैं आपको देता हूँ कि मान लो ये SN1 रिएक्शन है, उसमें पहले न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन 1 था, तो उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन था कुछ x था। ठीक है, अब मैं मान लो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन डबल कर देता हूँ, तो बताओ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल होगा, ट्रिपल होगा, सेम रह जाएगा, क्या होगा? तो आपको बोलना है सेम रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये SN1 रिएक्शन की बात कर रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए वहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सेम रह जाएगा, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियोफाइल को डबल किया गया है। अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ RX को भी डबल करता तब वो चेंज हो जाता, तब डबल हो जाता। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में पूछता आपको SN2 के लिए और कहता कि दोनों को डबल किया गया है, RX को भी और न्यूक्लियोफाइल को भी, उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है आपका 4 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि 2 की पावर 1 फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आपने समझा कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान देनी है कि जो SN1 रिएक्शन है वो हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में उसको कराया जाता है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? तो इसका एग्जांपल बेसिकली एनसीईआरटी देती है, वाटर हो, अल्कोहल हो या फिर एसिटिक एसिड हो, मतलब वाटर हो, अल्कोहल या फिर एसिड हो, तो तीनों आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। क्यों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है? अगर मैं H2 आपका बनाता हूँ यहाँ पे, तो H2 कुछ ऐसा होता है OH, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई भी ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें जो हाइड्रोजन आइटम है वो बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो वो उस केस में H+ रिलीज कर सकता है, मतलब उसके पास टेंडेंसी होती है H+ रिलीज करने की। यहाँ पे देखो H+ रिलीज करने की, इसीलिए उसको हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। आगे समझ में? तो ये चाहे वाटर हो, अल्कोहल हो, तीनों केस में सेम चीज़ है कि वहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से जुड़ा हुआ है, और इसलिए उसको हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, SN2 में पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। आगे समझ में? ये डिफरेंस है, लेकिन पोलर ए प्रोटिक की बात करता नहीं एनसीईआरटी, तो हम लोग भी नहीं करेंगे। हम लोग को बस ध्यान रखना है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या क्या आता है। तो वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड आता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि SN1 रिएक्शन है, इसमें कौन सा सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे, तो उसमें से एक वाटर होगा, उसमें से कोई एक अल्कोहल होगा, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, CH2OH हो सकता है, इथाइल अल्कोहल हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, कोई सा भी। तो आपको देख लेना कि अच्छा ये 3 तो करेगा, जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो नहीं करेगा। आगे समझ में? उसके बाद आगे चलते हैं। हमने वहाँ देखा था कि जो SN2 रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, लेकिन जो अपना SN1 रिएक्शन है वो अपना 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। ठीक है, ये था अपना पहला स्टेप, ये था अपना दूसरा स्टेप। पहले स्टेप के अंदर आपका एक इंटरमीडिएट बनता है, वहाँ पे SN2 में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता था, वहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता था, लेकिन SN1 रिएक्शन में आपका कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जब रेट ऑफ रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे तो डिपेंड करता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे। और आपको पता है कि जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है वो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कुछ, मतलब उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो अगर सेम क्वेश्चन आए, SN1 का रिएक्शन का क्वेश्चन है और बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से बताओ कि सबसे ज़्यादा रेट कौन दिखाएगा, तो आपको देखना है कि जो 3 डिग्री अल्काइल हाइड होगा, या अगर उसमें मान लो बेंजाइल हुआ 3 डिग्री हुआ, तो उस हिसाब को देखना पड़ता है। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि फाइनल क्या रेट निकलता है, लेकिन आपको बेसिकली याद रखना है कि जो 3 डिग्री है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है। अच्छा, फिर हमने ये बात कर ली कि जो यहाँ पे रिएक्शन है उसमें 2 स्टेप्स होते हैं, वहीं पे SN2 रिएक्शन में सिर्फ एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है, तो अगर आपके पास रीअरेंजमेंट कराने की पॉसिबिलिटी हुई तो आप वो करवा सकते हो। अब आपने देखा कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें कार्बोकेटायन तो बन रहा है, और यहाँ पे 2 स्टेप्स है। मैं अगर पूछता हूँ आपसे कि जो कार्बोकेटायन किस स्टेप में बन रहा है, तो आपको बताना है कि जो स्टेप 1 है वही अपना स्टेप होता है जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, और वही सबसे स्लोएस्ट स्टेप या फिर रिवर्सिबल स्टेप होता है। तो ये अपना RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो स्टेप 1 होता है, क्योंकि उसमें क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, और इसलिए कार्बोकेटायन पे ही हम लोग रेट उसमें डिटरमाइन करते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि जो स्टेप 1 है और स्टेप 2 है, इन दोनों में से कार्बोकेटायन बनता है स्टेप 1 में, और वो आपका RDS होता है, मतलब स्लोएस्ट स्टेप है और रिवर्सिबल स्टेप है,
इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एआर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अभी आपने देखा कि SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, तो पहला असर्शन हो जाएगा आपका कि इन SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज। रीजन हो जाएगा कि ये क्यों यूज करते हैं, वो रीजन अगर दिया है तो उसका सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है? उसका एक्सप्लेनेशन होता है कि आपने देखा कि स्टेप 1 रिएक्शन में क्या होता है, जब कार्बोकेटाइन बन रहा है उस केस में आपका कार्बन और ब्रोमीन, इस केस में ब्रोमीन है, मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड टूट रहा है, तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? तो इसका क्या रीजन दोगे? इसका रीजन दोगे कि जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आता है? वो एनर्जी आता है कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो प्रोटॉन रिलीज करता है, और ये प्रोटॉन, ये जो हैलाइड आयन यहाँ से निकलेगा उसको सॉल्वेशन करवाने में हेल्प करता है, और इसको सॉल्वेशन से यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी यहाँ पे यूज होता है इस बॉन्ड को तोड़ने में। समझ में? तो इस तरीके से आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना, ये एआर क्वेश्चन इजीली बन के आएगा, जो कि बहुत लोग गलत करके आएंगे। अब देखो SN2 और SN1 जो कि सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछते हैं वो रिएक्टिविटी का क्वेश्चन पूछते हैं, और रिएक्टिविटी दो टाइप के पूछते हैं, एक जिसमें सारे एल्काइल ग्रुप सेम होते हैं और सिर्फ हेलोजन का फर्क होता है, उसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि चाहे SN1 हो या SN2 हो, दोनों के केस में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ऐसा होता है। लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो मैंने अभी बताया कि SN2 के केस में रिएक्टिविटी ऐसा होता है कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, वहीं यहाँ पे दिया है कि प्राइमरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी उससे कम, टर्शियरी उससे कम, अगर SN2 की बात करें, और 1 डिग्री से भी अगर हम लोग मिथाइल हैलाइड ले लें तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है। वहीं अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूँ तो उसमें उल्टा होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उसमें भी अगर 1 डिग्री मिथाइल हैलाइड ले लूँ तो वो सबसे कम रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा अनस्टेबल बनता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो एनसीईआरटी यहाँ लिखती है कि अगर एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड है तो क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए वो काफी अच्छा रिएक्टिविटी दिखाता है SN1 के साथ, मतलब वो ट्राई करता है कि वो SN1 के थ्रू ही जाए। तो अगर आपको कोई भी ऐसा सबस्ट्रेट दिख जाए जिसमें एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है, फिर बेंजाइलिक, एलाइलिक ये हो गया मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है, और बेंजाइलिक ये हो गया। ठीक है, तो ये जो दोनों ही है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, आपको यहाँ दिख रहा है पाई सिग्मा प्लस, ये पूरे रिंग में रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ये क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसलिए SN1 रिएक्शन दिखाता है, क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटाइन है काफी स्टेबल बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड है वो SN1 की तरफ रिएक्टिविटी अच्छी दिखाती है, ये एसोसिएशन हो जाएगा। मान लो रीजन हो जाएगा कि जो कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, एकदम सही बात है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि एनसीईआरटी ने लिखा है लेकिन मैंने फिर भी बता दिया आपको कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू बेंजाइलिक या फिर एलाइलिक। तो अगर मैं आपको फाइनल रेट लिखने बोलूँ तो होगा आपका 3 डिग्री, फिर बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, ये रेट, लेकिन ये कभी यूज हुआ नहीं है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि 3 डिग्री ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बेंजाइलिक। अगर कभी डाउट हुआ तो आपको ये हेल्प कर सकता है। अब बहुत लोग को डाउट होता है कि भैया बेंजाइल क्लोराइड क्या है और क्लोरोबेंजीन क्या है। तो बेंजाइल क्लोराइड जब भी आपके सामने आए तो आपको याद रखना है कि बेंजीन बनाना है, उस पर CH2 लगेगा, और फिर अगर उस पर Cl लगा है तो वो है आपका बेंजाइल क्लोराइड, और अगर आपका बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अपना क्लोरीन लगा है तो वो आपका क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि बेंजाइल क्लोराइड क्या है और क्लोरोबेंजीन क्या है। अब आते हैं हम लोग एग्जांपल पे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा हुआ है। तो यहाँ पे बोला है कि इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स व्हिच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। तो बोल रहे हैं कि ये जो हमने यहाँ पे पेयर्स बताए हैं तो इन दोनों पेयर्स में बताओ कि कौन ज़्यादा जल्दी SN2 दिखाएगा। तो पहले हम लोग को इन दोनों को कंपेयर करना है, फिर हम लोग को इन दोनों को कंपेयर करना है। तो देखते हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि इसमें किस चीज़ का फर्क है। तो मैंने बताया था अगर आपको देखना है हेलोजन का फर्क है या फिर एल्काइल ग्रुप का फर्क है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हेलोजन दोनों में सेम लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट है, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। और मैंने बताया था अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाए और SN2 बोला है तो उसमें आपको 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो आपको देखना है कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है। तो आपको दिख रहा है जो Cl है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका 2 डिग्री है। और इस केस में अगर आप देखोगे तो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो आपका एक ही कार्बन जुड़ा है, तो मतलब ये आपका 1 डिग्री है। और आपको पता है कि SN2 के केस में 1 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे ये वाला जो है अपना रिएक्टिविटी ज्यादा दिखाएगा SN2 के लिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एल्काइल ग्रुप दोनों में सेम है, सिर्फ किसका डिफरेंट है, हेलोजन का डिफरेंस है। तो मैंने बोला था कि अगर हेलोजन का डिफरेंस आए तो चाहे SN1 हो SN2 हो, दोनों के केस में जो रिएक्टिविटी है वो आप इससे देखते हो, तो आपको दिख रहा है कि आयोडीन जल्दी निकल जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसीलिए जो SN2 है वो ये जल्दी दिखाएगा। तो इसका रिएक्शन देखो, आंसर इसका ये है। सिमिलरली हम लोग आगे आते हैं और हम लोग को यहाँ पे SN1 SN2 दोनों का रेट बताना है, और यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मतलब हम लोग को पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपका जितने भी स्ट्रक्चर थे मैंने यहाँ पे बना दिया ताकि आप इजीली कर पाओ उनको। और आपको क्या करना है, इन दोनों केस में SN1 का एक बार बताना है रेट और SN2 का बताना है। तो पहले हम लोग SN2 का देख लेते हैं। तो SN2 में आपको क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था कि आपको देखना है कि हेलोजन अलग है या सेम है। तो हेलोजन यहाँ पे दिख रहा है आपको सब में सेम है, तो मतलब आप लिविंग ग्रुप वाले रिएक्टिविटी रेट से तो नहीं कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे एल्काइल ग्रुप से करना होगा। तो यहाँ पे आप देखते हो एल्काइल ग्रुप सब में अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला में ब्रोमीन जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन जुड़ा है, तो मतलब ये 1 डिग्री। तो ये नहीं बताऊंगा कौन सा 1 डिग्री कौन सा 2 डिग्री, अब मैंने पहले समझा दिया। ये आपका 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ये भी आपका 1 डिग्री है। अच्छा, अब मुझे मान लो SN2 का रेट लिखना है। तो आपको पता है कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है, और यहाँ पे 2 1 डिग्री है, तो इसको चलो बाद में कर लेंगे, मतलब इन दोनों को हमको कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहले आपको दिख गया कि 3 डिग्री सबसे कम दिखाएगा, तो ये तो सबसे लास्ट में आ गया, और 2 डिग्री उसके बीच में आ जाए, क्योंकि 2 डिग्री जो रेट है वो 1 डिग्री और 3 के बीच में आता है। अब बचा आपका 1 डिग्री। अब मान लो जब डिग्री सेम हो जाए तो उस केस में आप कैसे रिएक्टिविटी कंपेयर करते हो, तो उसमें आप फिर जाते हो स्टेरिक हिंड्रेंस से। आपको यहाँ दिख रहा है कि दोनों ही 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है उसके पास में आपको एक ब्रांच दिख रहा है, और ये स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट करेगा एज कम्पेयर टू ये। इसलिए ये SN1 जब हम लोग रिएक्टिविटी लिखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी इसकी एज कम्पेयर, उसके बाद इसकी, मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिविटी 1, फिर ये 2, फिर आपका 3,
और फिर 4, मतलब सबसे स्लो रिएक्टिविटी इसका दिखाएगा। तो अगर मैं इसका सीधे सीधे SN2 के लिए लिख देता हूँ, तो आपने सबसे पहले देखा कि 3 डिग्री सबसे कम दिखाएगा, तो ये तो हो गया अपना नंबर 4, ठीक है, सबसे कम पे ये है। फिर 3 नंबर पे हो जाएगा क्योंकि 2 डिग्री है। उसके बाद आपको देखना है इन दोनों में से आपने जब कंपेयर किया तो दोनों ही 1 डिग्री थे, लेकिन क्योंकि लिविंग ग्रुप के पास वाला जो ब्रांच है वो स्टेरिक हिंडन ज़्यादा दिखाएगा इस केस में, इसलिए रिएक्टिविटी उन दोनों कंपेरिजन में इसका कम हो जाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है, आगे समझ में। अगर मैं सेम चीज़ SN1 के लिए करता तो उसमें कैसे करते, SN1 में आप क्या करते हो, सेम वही चीज़ देखोगे, हेलोजन तो इसमें सेम है तो वो देखोगे नहीं, यहाँ पे फिर से डिग्री पे आओगे तो डिग्री में आपको दिखता है कि 3 डिग्री जो वाला जो है वो सबसे ज़्यादा दिखाएगा, फिर 2 डिग्री तो ये आपका हो जाएगा नंबर 1 सबसे ज़्यादा दिखा रहा है, फिर ये 2 हो जाएगा। अब जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि SN2 के केस में हमने स्टेरिक हिंडन से देखा था, लेकिन इस केस में आप इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हो कि इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा इन सारे ग्रुप्स का वो ज़्यादा लगेगा, इसलिए कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबल करेगा, ठीक है, मतलब वो प्लस ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और चार्ज को कम करेगा, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा कार्बोकेटाइन है ये वाला, इसलिए सबसे ज़्यादा इन दोनों कंपेरिजन में जो रिएक्टिविटी है वो इसकी 3rd होगी और ये सबसे कम होगा 4 नंबर, ठीक है, आगे समझ में, ये आपको देखना था। अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में, उसका भी मैंने सारे स्ट्रक्चर्स बना लिए, इसमें भी आपको कंपेयर करना है SN1 SN2। तो पहले SN2 पे जाते हैं, हेलोजन सब में सेम है, देखो Br लगा हुआ है, Br, तो उससे हम लोग देखेंगे नहीं, हम लोग को एल्काइल ग्रुप देखना है। एल्काइल ग्रुप में सबसे पहले आप डिग्री निकालते हो, तो आप सारी डिग्रीज मैंने लिख दी, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो आपको पता है SN2 के केस में 1 डिग्री का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, तो मतलब ये तो सबसे ज़्यादा हो ही गया, ठीक है। 3 डिग्री का सबसे कम होगा तो ये सबसे कम हो गया, तो ये तो आपने देख लिया। उसके बाद आपको डिफरेंस बस इन दोनों में क्रिएट करना है। कैसे करोगे, आपको फिर से वही देखना है, स्टेरिक हिंडन। आपको दिख रहा है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसमें स्टेरिक हिंडन ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी इससे कम होगी, आगे समझ में। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना था। वहीं पे अगर मैं इसका SN1 देखता हूँ तो SN1 में फिर से डिग्री निकाल लिया आपने, फिर डिग्री निकालने के बाद आपने देखा कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा, ये सबसे कम दिखाएगा, आगे समझ। अब बाद में फिर आपको 2 डिग्री को कंपेयर करना है, तो अब 2 डिग्री को कंपेयर करने के लिए आपको यहाँ पे स्टेरिक हिंडन नहीं देखना होता है, आपको देखना होता है कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट अच्छा लग रहा है, किसमें रेजोनेंस ज़्यादा अच्छा स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि जब यहाँ से कार्बोकेटाइन बनाओगे यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे दो बेंजीन रिंग इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगी, और इसमें आपका एक ही है और एक में आपका सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो आपको पता है रेजोनेंस ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा स्टेबलाइज करता है, इसलिए आपका जो ये वाला है वो ज़्यादा अच्छा SN1 दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना है, मैंने दोनों चीज़ को हाईलाइट कर दिया था जो कि मेन कंसेप्ट है यहाँ पे सीखने वाला। तो मैं कंक्लूड कर देता हूँ एक बार कि अगर SN2 है तो सबसे पहले आपने देख लिया हेलोजन अलग है या सेम है, अगर अलग अलग है तो आप अपना नॉर्मल लिविंग ग्रुप से कर लोगे, अगर सब में सेम है तो आप एल्काइल ग्रुप देखते हो, फिर आप डिग्री लिखते हो सबका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, दोनों का आपको रेट पता है। SN2 के लिए 1 डिग्री सबसे ज़्यादा दिखाता है, 3 डिग्री सबसे कम, और SN1 के लिए उल्टा होता है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा दिखाता है, 1 डिग्री सबसे कम। अगर किसी में कंपेयर करना पड़ जाए, दोनों का डिग्री सेम आ रहा है, तो उस केस में अगर SN2 निकाल रहे हो आप तो उसमें स्टेरिक हिंडन से कंपेयर करते हो, लिविंग ग्रुप के पास जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगे वो जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंडन दिखाएगा, उसमें SN2 उतना ही कम होगा। वहीं पे अगर SN1 देख रहे हो आप और दो को कंपेयर करना है तो उसके इसमें आप रेजोनेंस स्टेबलाइज देख लो कौन सा है, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है वो देख लो, इस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखना है, जिसमें हम लोग को सबसे पहले देखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें भी अगर हम लोग किसी कंपाउंड के थ्रू लाइट मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाते हैं, PPL जिसको बोल रहे हैं, तो अगर वो उसको बेंड करवा देता है, अगर वो उसको किसी भी डायरेक्शन में बेंड करवा देता है तो हम लोग उस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखा है कि अगर हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवा दें और उसको रोटेट करवा दें तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हुआ। अब या तो वो उसको लेफ्ट की तरफ रोटेट करवाएगा या तो राइट की तरफ। तो अगर उसको लेफ्ट की तरफ रोटेट कराता है तो उसको हम लोग लीवो रोटेटरी आइसोमर बोलते हैं, या फिर एल फॉर्म बोलते हैं, या फिर उसको नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। और अगर वो राइट की तरफ करता है या फिर क्लॉकवाइज करता है तो उसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी फॉर्म या फिर प्लस में से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका, एल से लेफ्ट होता है, एल से लीवो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव आता है, एंटी मतलब नेगेटिव, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो आपने बेसिकली देखा कि ऑप्टिकल आइसोमर में 2 टाइप के आइसोमर देखने को मिल सकता है आपको, एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी। अब कैसे पहचाने कि ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो उसका 2 तरीका है। ऑप्टिकली एक्टिव पता करने का आप क्या कर सकते हो कि आपको देखना होता है कि एसिमेट्री है या नहीं उसमें, उस मॉलिक्यूल में, और दूसरा वो जो मिरर इमेज बना रहा है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है या नहीं। तो अगर ये दोनों चीज़ फॉलो करता है तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। लेकिन ये करना पॉसिबल नहीं कि हम लोग किसी चीज़ का मिरर इमेज बनाए फिर सुपर इम्पोज करके देखें, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो उसको कम करने के लिए हम लोग बेसिकली कायरल कार्बन वाला कंसेप्ट फॉलो करते हैं। तो ये तो आपने पहले देख लिया कि कंडीशन क्या है ऑप्टिकली एक्टिव होने का, कि वो उसके पास एक तो एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए जिसको हम लोग स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। तो स्टीरियो सेंटर और कुछ नहीं है, एसिमेट्रिक कार्बन को हम लोग स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। और ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है इसका अगर हम लोग मिरर इमेज बनाते हैं तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन फॉलो करता है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। और असली कंसेप्ट क्या है ऑप्टिकली एक्टिव होने का, कि वो PPL को लेफ्ट या फिर राइट में रोटेट कर दे। अच्छा, अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चाहिए तो आप 2 चीज़ देखोगे, एसिमेट्री और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज वाला कंसेप्ट है, अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देता है तो उसको हम लोग कायरल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने अच्छा दिया हुआ है कि अगर आप अपने हैंड का किसी भी एक हाथ का मिरर इमेज बनाते हो तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और इसको अगर उठा के इस पर रखोगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब आपका जो हैंड है वो एक कायरल ऑब्जेक्ट में आता है। लेकिन सेम अगर इसका देखोगे तो ये नॉन कायरल ऑब्जेक्ट है। तो नॉन कायरल ऑब्जेक्ट कौन से हो गए, जो कि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन कायरल। लेकिन अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम लोग कायरल बोलते हैं। तो यही सेम चीज़ हम लोग कार्बन के लिए लगा सकते हैं। अगर हम लोग को ऑप्टिकल
एक्टिव कंपाउंड चाहिए तो एसिमेट्री चाहिए, और दूसरा कायरल मॉलिक्यूल चाहिए, मतलब कि उसका जो मिरर इमेज बनना चाहिए वो नॉन सुपर इम्पोजेबल बनना चाहिए। तो यही ये बता रहा है कि जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एकदम सही स्टेटमेंट है, अगर कभी आता है तो आपको ध्यान देना है। कायरल मॉलिक्यूल्स होते कौन से, ये मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको, जिसमें भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बने। अच्छा, अब कैसे पहचानना है कायरल कार्बन, उसके लिए आपका दो चीज ध्यान रखना होता है। एक कि वो जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, पहला कंडीशन, पहले तो आपको ये देखना है। उसके बाद अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसमें जितने भी ग्रुप्स लगे हैं उस कार्बन पे वो सारे अलग अलग होने चाहिए। अगर कोई भी दो ग्रुप सेम हो गया तो फिर वो कायरल कार्बन नहीं रहेगा। आगे समझ में, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि कायरल कार्बन पहचानने का एक तरीका है कि उसमें आपको एसिमेट्रिक कार्बन एटम देखना है। अगर सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो वो कायरल होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम आपको देखना है और sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए वो कार्बन, तभी आपको कायरलिटी मिलेगी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देखता हूँ, इस कार्बन में अगर आप देखोगे यहाँ पे एक OH लगा है, ठीक है, अलग ग्रुप है, H लगा है, अलग ग्रुप है, लेकिन दो CH3 लगे हुए, मतलब कि यहाँ पे चारों ग्रुप्स आपके अलग नहीं हुए। क्योंकि यहाँ पे चारों ग्रुप्स अलग नहीं है तो मतलब आप देखते ही बोल सकते हो कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसको एनसीईआरटी ने एकदम कंसेप्चुअली कैसे करके दिखाया है कि इसका मिरर इमेज बनाया है, फिर उसको 180 डिग्री रोटेट किया और फिर जब इसको सुपर इम्पोज किया ए पे, तो देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सुपर इम्पोज हो जा रहा है। जो सी को जब आप उठा के ए पे रखोगे तो आप देख पाओगे कि ये पूरा ही उसको ऊपर से ढक लेगा। तो मतलब कि ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, मतलब ये कायरल नहीं है, कायरल नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो वही एनसीईआरटी लिखती है, क्योंकि यहाँ पे जो सी है वो ए को कंप्लीटली ओवरलैप कर ले रहा है, इसलिए ये ए कायरल मॉलिक्यूल है और ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये किस मॉलिक्यूल की बात चल रही थी यहाँ पे, प्रोपेन 2-ऑल की। तो कभी कोई क्वेश्चन आए कि बताओ प्रोपेन 2-ऑल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है। बाकी आप याद भी रख सकते हो, जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे आपको दिखेगा कि यहाँ पे दो CH3 मॉलिक्यूल्स लगे होंगे एक कार्बन पे, क्योंकि वहाँ उस कार्बन पे दो सेम ग्रुप्स लगे हैं तो वो ए कायरल हो गया, ए कायरल हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। सेम अगर हम लोग ब्यूटेन 2-ऑल का देख लेते हैं तो उसमें भी हमने पहले उसका मिरर इमेज बनाया और उसके बाद उसको रोटेट किया उस मिरर इमेज को, और फिर जो यहाँ आपको मिल रहा है यहाँ पे जिसको हम लोग F बोल रहे हैं, अगर उसको हम लोग यहाँ पे सुपर इम्पोज करवाते हैं D पे तो दिख पा रहा है आपको कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, और क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। इसको इंडायरेक्टली हम कैसे देख सकते थे, हमें देखना था कायरल कार्बन, तो आपको दिख रहा है इस कार्बन पे चारों ग्रुप्स आपके अलग हैं, OH, H, C2H5, CH3, तो मतलब ये आपका कायरल मॉलिक्यूल हो गया। और कायरल मॉलिक्यूल कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो हम लोग सीधे ऐसे भी देख सकते हैं। तो कभी भी आपको क्वेश्चन पूछे कि बताओ इन सारे मॉलिक्यूल्स में से कौन सा कायरल है, कौन सा ए कायरल है, या फिर कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आपको से देखना है किसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, किसमें नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पे जो कि है इनैंशियोमर्स का, इस पे काफी क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वैसे स्टीरियोआइसोमर्स जो कि आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हों उनको हम लोग इनैंशियोमर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ डी और ई को, तो यहाँ पे ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है और ये इनैंशियोमर्स है। ठीक है, तो ऐसे आपको कंपेयर करना। तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जो कि अगर मैं उसको सुपर इम्पोज करता हूँ एक दूसरे के ऊपर तो वो सुपर इम्पोज ना हो और वो दोनों ही एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, तो मेरे इमेजेस होने चाहिए और आपस में सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो वो इनैंशियोमर हुआ। इनैंशियोमर की कुछ प्रॉपर्टीज है जिस पे वो स्टेटमेंट देख के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहला पॉइंट कि इनैंशियोमर्स में सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करोगे तो सेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होगा। क्या डिफरेंस आता है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मतलब PPL को किस तरफ रोटेट कर रहे हैं। अगर एक प्लस की तरफ रोटेट कर रहा है मतलब क्लॉकवाइज, तो दूसरा माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। आगे समझ में, तो मतलब अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लीवो रोटेटरी होगा, बस इतना डिफरेंस होता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं इनैंशियोमर लेता हूं तो उसमें एक जो है लीवो रोटेटरी होगा तो दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। तो अगर मैं मिक्सचर लेता हूं दो इनैंशियोमर्स का, ठीक है, और उसको इक्वल प्रोमोशन में लेता हूं, मतलब कि 50-50 लेता हूं, अगर जो लीवो रोटेटरी वाला उसको भी 50 लिया और डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाले को भी 50 लिया, तो जो नेट रोटेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब अगर मैं दो इनैंशियोमर का मिक्सचर लेता हूं, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में देता हूं, तो नेट आपको 0 ऑप्टिकल रोटेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एक का रोटेशन होगा वो उसको दूसरा कैंसिल कर देगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे समझाई हुई है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर असर्शन आता है कि दो इनैंशियोमर वाले मिक्सचर जो है वो अपने 0 ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं, रीजन समझाएगा क्योंकि एक के कारण जो रोटेशन हो रहा है वो उसको दूसरा कैंसिल कर देता है। एकदम सही चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो अगर मैं असर्शन चेंज कर दूँ और उसको बोल दूँ कि इन ए रेसिमिक मिक्सचर 0 ऑप्टिकल रोटेशन इज सीन, एकदम सही बात है। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज द रोटेशन ड्यू टू वन इनैंशियोमर इज कैंसल्ड बाय द अदर इनैंशियोमर। अब ऐसे रेसिमिक मिक्सचर्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, अगर मान लो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता था तो प्लस से डिनोट करते हैं, अगर लीवो होता तो माइनस से, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मिक्सचर है तो प्लस माइनस से डिनोट करते हैं, या फिर DL लिख के डिनोट करते हैं। ठीक है, D और L यहाँ पे हो गया डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी दोनों। ठीक है, अच्छा, इस प्रोसेस को हम लोग रेसिमाइजेशन बोलते हैं। ये तो सिंपल चीज़ है। इंपॉर्टेंट है कि SN1 इनमें से कौन सा दिखाता है, इसमें ये जो आपने रेसिमिक मिक्सचर देखा ये SN1 SN2 में से कोई एक बनाता है, वो आपको जब आगे देखोगे तो आपको वहाँ दिखेगा। उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल्स पहचानने थे, तो उसको मैंने ऊपर यहाँ पे बना के दिखा दिया है कि आपको ऐसे इसको स्ट्रक्चर बना लेना है खोल खोल के। उसके बाद आपको देखना है कि किस कार्बन पे सारे मॉलिक्यूल्स अलग हैं, तो जिस पे भी अलग होगा वो कायरल आपके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग एग्जांपल 6.8 पे। तो यहाँ पे पूछा था बताओ इन पेयर्स में से कौन सा कायरल है कौन सा ए कायरल है। तो आपको दिख रहा है कि इस कार्बन पे दो सेम लगे हैं तो वो ए कायरल होगा, इस पे सारे अलग है तो ए कायरल होगा। ऐसे आपको चेक कर लेना है और आपको पता चल जाएगा कौन सा कायरल है कौन सा ए कायरल है। मतलब कि कार्बन आइटम पे सारे ग्रुप्स अलग होने चाहिए तो कायरल होता है और sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ कंसेप्ट समझने हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है रिटेंशन का। तो रिटेंशन का क्या मतलब होता है कि जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। ठीक है, तो रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन की बात हो रही है। कन्फिगरेशन मतलब कि पहला जो उसका अरेंजमेंट था, स्पेशल अरेंजमेंट था, अब भी वैसा ही दिखेगा, कोई भी चेंज नहीं आया। तो ऐसा बेसिकली कब होता है ये आपको समझना है। ऐसा तब होता है जब जो कायरल कार्बन है
उसका कोई भी अगर बॉन्ड नहीं टूटता है तो उस केस में आपका रिटेंशन होता है। ये आपको बेसिकली समझना है कि अगर कोई भी बॉन्ड कायरल कार्बन का नहीं टूटता है तो उस केस में आपका क्या होता है, कन्फिगरेशन सेम रह जाता है, जिसको हम लोग रिटेंशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आपको डायरेक्टली एग्जांपल याद रखना है, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो आपको एक रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे कि बताओ इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, एसिमाइजेशन हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको रिएक्शन में दिया है कि हमने 2 मिथाइल ब्यूटान 1 ऑल को रिएक्ट करवाया है कंसंट्रेटेड HCl के साथ, क्योंकि इसमें कोई भी कायरल कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटता था और यहाँ पे जो OH का रिप्लेसमेंट हो रहा था Cl से, उसमें कोई भी कायरल कार्बन का बॉन्ड नहीं टूट रहा था, तो इसलिए इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें रिटेंशन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रिटेंशन का। तो कभी भी अगर मान लो ये तो सीधे सीधे अगर ये रिएक्शन देते हैं तब तो कर लोगे, मान लो कोई दूसरा रिएक्शन दे दिया तो उसमें आपको ये बस देखना है कि जो कायरल कार्बन है उसका अगर बॉन्ड नहीं टूट रहा है डायरेक्टली, ठीक है, मान लो यहाँ पे OH यहाँ पे जुड़ा होता इस H की जगह, इस केस में आपको दिख रहा था कि यहाँ पे डायरेक्टली कायरल कार्बन वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो उस केस में आप रिटेंशन नहीं कह सकते थे। तो उसमें या तो इन्वर्जन होगा या तो रेसिमाइजेशन होगा, वो हम लोग देख लेंगे आगे। लेकिन रिटेंशन कब बोलोगे, जब कायरल कार्बन का कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा है। देखो इसमें कायरल कार्बन के 4 बॉन्ड है, ये नहीं टूटा है, ये वाला टूटा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या हुआ, रिटेंशन हुआ। ये कंसेप्ट आपको समझ के रखना है। बाकी डायरेक्टली मेरे को क्वेश्चन मिला था जहाँ पे उन्होंने सीधे सीधे ये रिएक्शन दिया था और पूछा था बताओ इसमें रिटेंशन हो रहा है, रेसिमाइजेशन हो रहा है या फिर इन्वर्जन हो रहा है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे बच्चे गलत करके आएंगे वो ये होगा कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि रिटेंशन के केस में जो रिएक्टेंट का कन्फिग्रेशन था वही सेम प्रोडक्ट का कन्फिग्रेशन होता है, तो एकदम सही स्टेटमेंट है, क्योंकि रिटेंशन बोलते हैं उसको कि जो स्पेशल अरेंजमेंट था जिसको आप कन्फिग्रेशन बोलते हो, कन्फिग्रेशन रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का सेम था, मतलब जैसा इसका कन्फिग्रेशन है सेम वैसा ही इसका कन्फिग्रेशन, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि जो रिएक्टेंट का साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन था वही सेम ऑप्टिकल रोटेशन प्रोडक्ट भी दिखा रहा है, मतलब कि अगर रिएक्टेंट लीवो रोटेटरी था तो प्रोडक्ट भी लीवो रोटेटरी ही है, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि अगर यहाँ पहले माइनस था, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, तो अब ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो भले ही यहाँ पे कॉन्फिगरेशन सेम है दोनों का, लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन दोनों का अलग अलग है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जरूरी नहीं कि अगर कॉन्फिगरेशन सेम है तो ऑप्टिकल रोटेशन भी सेम है। तो ये आप कंसेप्चुअली नहीं समझा सकते, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इजीली दे सकते हैं। वो मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे कि 2 डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम कॉन्फिगरेशन एट एसिमेट्रिक कार्बन मे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो आपने देख लिया कि जब जो कायरल कार्बन था या फिर जो एसिमेट्रिक कार्बन था उससे उसका कोई भी अगर बॉन्ड नहीं टूटता है तो उस केस में रिटेंशन हो रहा है, और ये जनरल बात थी। ऐसा नहीं है कि अगर कभी एसिमेट्रिक कार्बन का बॉन्ड टूटा तो उस केस में रिटेंशन नहीं हो सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं। वो कि हम लोग अभी नीचे आएंगे तो वहाँ देखेंगे, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि इस केस में एसिमेट्रिक कार्बन का बॉन्ड तोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन पे जो बॉन्ड था उसको तोड़ रहे हैं, तो उस केस में आपका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3 आउटकम वहाँ पे हो सकता है, एक तो वहाँ पे इन्वर्जन हो सकता है, एक रिटेंशन हो सकता है कन्फिग्रेशन का, और या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इन्वर्जन मतलब क्या हो गया कि पहले मान लो एक्स इधर जुड़ा हुआ था, तो आप देखो उल्टे साइड में जुड़ा हुआ है भाई, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया कन्फिग्रेशन का। रिटेंशन का क्या मतलब है, जहाँ पे पहले एक्स था वहीं पे अभी भी वाई है, तो ये रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हो गया। और क्या हो सकता है दूसरा, मतलब ए और बी दोनों बन सकता है, मतलब ये भी बन रहा है ये भी बन रहा है, तो उस केस में रेसिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपने अभी क्या समझा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है वो ये है कि यहाँ पे जो बात करी गई थी कि जनरली क्या होता है कि अगर एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़ा हुआ बॉन्ड नहीं टूटता है तो उसमें रिटेंशन दे रहा है। ये ऑलवेज की बात नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर एसिमेट्रिक कार्बन का बॉन्ड टूट गया तो रिटेंशन नहीं दिखाएगा, वो भी दिखा सकता है, जो कि आपने अभी यहाँ पे देखा, यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है लेकिन तब भी रिटेंशन दिख रहा है। आगे समझिए ये चीज़। अच्छा, बस पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर एसिमेट्रिक कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है तो उस केस में 3 आउटकम आपके होते हैं, इन्वर्जन हो सकता है, रिटेंशन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे क्या लिखा है कि ये जो हमने यहाँ पे A+B की बात की थी, इसमें आपको 0 ऑप्टिकल रोटेशन देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50-50 मिक्सचर है ए और बी का, और एक रिटेंशन करवा दे एक इन्वर्जन करवा दे, तो यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसका कोई भी रोटेशन देखने को नहीं मिलता है। अब हम लोग बात कर रहे थे SN2 और SN1 के लिए कि SN2 के केस में क्या देखने को मिलेगा, इन्वर्जन या फिर रिटेंशन, या फिर SN1 के केस में क्या देखने को मिलेगा, इन्वर्जन, रोटेशन या फिर रेसिमाइजेशन। तो देख लेते हैं। अगर आपका SN2 है और ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है, मतलब कि इंपॉर्टेंट कंडीशन पहला क्या है कि SN2 होना चाहिए और उसमें कायरल कार्बन तो होना चाहिए। तो अगर ये दोनों है तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा, इन्वर्जन की रेसिमाइजेशन या रिटेंशन। तो आपको याद रखना है कि SN2 के केस में इन्वर्जन होता है। क्यों? अगर आप याद करोगे सबसे पहला एग्जांपल, जो न्यूक्लियोफाइल था वो पीछे से अटैक करके लगता था, ठीक है, और Cl आपका आगे से निकल जाता था, हाइड्रोजन आगे से निकल गया वो पीछे से लग गया, मतलब क्या दिखा, जहां से वो निकला उसके पीछे लग रहा है, तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन आपको देखने को मिलता था। वही सेम चीज़ है कि SN2 के केस में आपका इन्वर्जन होता है कन्फिग्रेशन का। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ये एक्जैक्टली याद रखना है, अभी मैं समझाऊंगा क्यों। क्योंकि अगर आप सीधे याद रखो कि अगर ब्रोमो ऑक्टेन है और इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है, तो सिंपल आपको याद रखना है क्योंकि NaOH जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपका हमेशा SN2 देता है। ठीक है, और ये कैसा है, 2 डिग्री आपका एल्कोहल है, तो उस केस में आपका SN2 भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, NaOH है, एक्वस NaOH दिया हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये SN2 करवाता है। ये आपको याद रखना है, ये कंसेप्ट है। ये तो मैंने कंसेप्ट बताया, और मैं आगे ये भी बताऊंगा कैसे ये आपको और कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आपको डायरेक्ट ये भी याद रखना है कि अगर ब्रोमो ऑक्टेन दिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है तब तो आपको सीधे सीधे बताना है कि SN2 मैकेनिज्म है और यहाँ पे इन्वर्जन होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट कि अगर SN1 है तो उस केस में आपका रेसिमाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो वो प्लेनर होता है, उसमें ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, इसलिए उसमें एक बार रिटेंशन बनेगा, एक बार इन्वर्जन बनेगा, और हल्का सा क्या होता है, स्लाइटली इन्वर्जन ज़्यादा होता है।
ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में यह है कि पार्शियली रेसमिक है तो ज़्यादा ऑप्शन सही है। कंप्लीट रेसमेशन कहीं नहीं होता है, मतलब एक्जैक्टली 50-50 जोन नहीं बनता है, हल्का इन्वर्जन ज़्यादा होता है, इसलिए पार्शियली रेसमेशन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर सीधे सीधे लिखा है, कोई ऐसा पार्शियल वाला ऑप्शन नहीं है, सीधे कंप्लीट रेसमेशन का ऑप्शन है, तो उसको भी आप टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देख लेना, डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है। अगर ऑप्शन है पार्शियल रेसमेशन तो वो टिक करोगे SN1 के केस में। अगर ऑप्शन में कंप्लीट रेसमेशन ही है सिर्फ, तो आप वही टिक करोगे। बस ये ध्यान रखना है कि SN1 में आपका सिर्फ इन्वर्जन नहीं होता है, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है, उसमें इन्वर्जन हल्का ज़्यादा होता है। अच्छा, तो ये तो मैंने बता दिया कि कार्बोकेटायन बनता है इसमें, इसलिए प्लेनर होता है और इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। वही यहाँ पे किया है, देख लो, एक बार रिटेंशन हो रहा है, एक बार इन्वर्जन हो रहा है। अब इसका भी आपको एग्जांपल याद रखना है। अगर वो बोलते हैं कि 2-ब्रोमोब्यूटेन है, उसका आप हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तो उस केस में आपका क्या बनता है, रेसमाइजेशन होता है। बस ये ध्यान रखना, मतलब कि वो रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे कि 2-ब्रोमोब्यूटेन का हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया है, इसमें रेसमाइजेशन होगा, इन्वर्जन होगा, क्या होगा, तो इसमें आपका रेसमाइजेशन होगा। ये ध्यान। अभी कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि देखो, हाइड्रोलाइसिस का जनरली मतलब होता है H2 के साथ रिएक्शन। तो अगर यहाँ पे ये वाटर लिखते सीधे सीधे कि हमने 2-ब्रोमोब्यूटेन का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया, तो वाटर आपका एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। अब यहाँ पे जो आपने अल्कोहल देखा ऊपर वाला, ये भी 2 डिग्री है, और यहाँ पे जो देखा ये भी 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री दोनों करवा सकता है, SN1 SN2 दोनों। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो ये आपका SN2 देगा, ठीक है। SN2 देगा तो आपका इन्वर्जन दिखाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं था। और अगर ये हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं कि वाटर के साथ रिएक्शन है, वाटर आपका कैसा होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो क्या दिखाएगा, अपना SN1 दिखाएगा, इसलिए रेसमेशन होगा। लेकिन मेरे को क्वेश्चन मिला था एग्जाम्पल में, जहाँ पे वो क्या कह रहे थे कि 2-ब्रोमो-ऑक्टेन है, उसका हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया है, और उस केस में वो क्या दिखाएगा, इन्वर्जन दिखाएगा, और वो सही स्टेटमेंट था। अब मतलब ये एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी का मतलब है हाइड्रोलाइसिस का मतलब वो ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ एक्वस NaOH, मतलब कि उनका हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि हमेशा NaOH के साथ एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ वो रिएक्शन करवा रहे हैं। और वो एक के केस में कह रहे हैं कि इन्वर्जन होगा, एक में कह रहे हैं वो रिटेंशन होगा। तो आपको याद रखना है कि अगर वो 2-ब्रोमो-ऑक्टेन दे रहे हैं, उस केस में आपको वो कहना है कि इन्वर्जन हो रहा है क्योंकि SN2 फॉलो कर रहा है। और अगर वो कह रहे हैं 2-ब्रोमोब्यूटेन है, तो उस केस में आपको आंसर देना है कि वो रेसमेशन दिखाएगा। ये आपको रटना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी ने झोल कर दिया है, कहीं हाइड्रोलाइसिस का मतलब कुछ और बोला है और जबकि होना कुछ और चाहिए था। तो ये आपको याद रखना है कि सीधे सीधे अगर 2-ब्रोमो-ऑक्टेन है, उस केस में SN2 दिखाएगा और इन्वर्जन होगा। और अगर 2-ब्रोमोब्यूटेन है, चेन छोटा है यहाँ पे, तो इस केस में अगर हाइड्रोलाइसिस करवाने बोलते हैं, तो इस केस में आपको क्या होगा, रेसमेशन होगा, क्योंकि ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। ये आपको याद करके जाना है क्योंकि ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो गया, जो कि पहला टाइप का रिएक्शन था, जो कि हेलोएल्केन दिखाता है। सेकंड टाइप का रिएक्शन जो दिखाता था वो एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो उसको देख लेते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन हमने पहले ही कर लिया है कवर अपने हाइड्रोकार्बन में, जहाँ पे क्या होता था, हेलोजन एसिड निकलता था, जिसको हम लोग डिहाइड्रोहेलोजनेशन बोलते थे, इसको बीटा एलिमिनेशन भी हम लोग बोलते थे। इसमें बेसिकली जो आपको याद रखना है वो ये है कि सेडजेफ-शूल क्या होता है, क्योंकि ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि इनमें से सेडजेफ-शूल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो उसका डेफिनेशन बेसिकली वहाँ पे होगा। आपको बेसिकली ये याद रखना है कि जब भी सेडजेफ-शूल दिया होगा तो उसका डेफिनेशन ये होता है कि अगर हम लोग डिहाइड्रोहेलोजनेशन करवा रहे हैं तो उसमें बीटा एलिमिनेशन होगा। तो बीटा एलिमिनेशन करने के बाद हमें 2 टाइप का प्रोडक्ट मिलता है, एक मेजर एक माइनर। तो मेजर कौन सा होगा ये आपका सेडजेफ-शूल बताता है। मेजर, वो सेडजेफ-शूल क्या कहता है कि हमें मेजर उस प्रोडक्ट को बताना है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं इसका बीटा एलिमिनेशन करवाऊंगा तो मेरे को या तो ये मिल सकता है पेंट-2-इन, या फिर मेरे को पेंट-1-इन मिल सकता है। तो इसमें अगर मैं डबल बॉन्डेड कार्बन को देखता हूँ तो उससे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, मतलब एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पे और एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है। और अगर मैं इसको देखता हूँ, इस केस में जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, इससे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मतलब यहाँ एक एल्काइल ग्रुप है। तो इसलिए सेडजेफ-शूल के अकॉर्डिंग जो प्रीफर्ड प्रोडक्ट या फिर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो पेंट-2-इन होगा। तो ये कहता है आपका सेडजेफ-शूल। तो आपको ध्यान रखना है कि सेडजेफ-शूल क्या करता क्या है। बाकी ये प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है एनसीईआरटी ने कि एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं लोग कि एलिमिनेशन कब करवाएं, सब्स्टिट्यूशन कब कराएं। जब आप क्वेश्चन करने जाते हो तो बेसिकली क्या होता है कि आपको एल्काइल हाइड होता है आपके पास, और एक बार रिएक्शन करवाने बोलते हैं मान लो एल्कोहलिक KOH के साथ, और एक बार बोलते हैं एक्वस KOH के साथ। तो जब आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो उसमें आपको याद रखना होता है कि एक्वस KOH के साथ आपको सब्स्टिट्यूशन करवाना पड़ता है, मतलब Cl हटाते हो या जो भी आपका हेलोजन है उसको हटाते हो और वहाँ पे OH लगा देते हो, ठीक है। लेकिन अगर एल्कोहलिक KOH दिया होता है तो उस केस में आप एलिमिनेशन करवाते हो, मतलब हेलोजन हटाते हो, फिर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हो, वहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हो। आगे समझ में, मतलब एल्कोहलिक KOH हो, एक्वस KOH हो। अब इंपॉर्टेंट से समझने वाली बात यह है कि KOH दोनों में है, एक में एक्वस है, एक में एल्कोहलिक है। और एक्वस मतलब वाटर, एल्कोहलिक मतलब एल्कोहल, और दोनों ही आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। आपने देखा था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या दिखाता है, ऐसा नहीं होता, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना चाहिए था उसको, लेकिन एक में वो एलिमिनेशन दिखा रहा है और एक में वो सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वही एनसीईआरटी ने समझाया है कि एलिमिनेशन कब करना होता है और सब्स्टिट्यूशन कब करना होता है। तो एनसीईआरटी कहती है कि एलिमिनेशन करना है या सब्स्टिट्यूशन करना है डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे। एक तो डिपेंड करता है एल्काइल हाइड के नेचर पे, मतलब कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल के, या साइज पे डिपेंड करता है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज वाले जो आयनिक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो अच्छे स्ट्रेंथ वाले होते हैं, वो मोस्टली प्रेफर करते हैं SN2 दिखा दें। और जो बल्कियर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े न्यूक्लियोफाइल्स होंगे वो चाहते हैं कि हम बैठे बैठे यहाँ पे रहें और वहाँ से H निकाल लें और एलिमिनेशन करवा के डबल बॉन्ड लगा दें। आगे समझ में, तो ये बेसिकली होता है कंसेप्ट। इसके अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है उसको मैंने कंक्लूड करके यहाँ पे लिख दिया है कि एनसीईआरटी कहती है कि अगर 1 डिग्री एल्काइल हाइड है तो वो SN2 प्रेफर करेगा, अगर 3 डिग्री है तो वो SN1 प्रेफर करेगा।
ये तो पहले हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कि अगर 1 डिग्री है तो SN2, 3 डिग्री है तो SN1। अब जो 2 और 3 डिग्री है दोनों ही एलिमिनेशन दिखा सकते हैं। कब दिखाएगी? जब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग या फिर बल्कि ग्रुप लगा हो और या फिर टेम्परेचर से हीट क्या हो। जब भी आप देखोगे अल्कोहलिक KOH दिया जाता है तो वहाँ पे हीट क्या होता है, तो वो भी एक फैक्टर है जो कि एलिमिनेशन को आपका फेवर करवाता है। दूसरा, अल्कोहलिक KOH के केस में जो अल्कोहल है वो बल्कि ग्रुप में आता है, तो इसलिए वो ट्राई करता है कि मैं हाइड्रोजन निकाल लूँ और एलिमिनेशन करवा के डबल बॉन्ड लगा दूँ। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखा है कि यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप है तो क्या करवाया, देखो एलिमिनेशन करवा रहा है। ठीक है, और यहीं पे आपका बल्कि ग्रुप यहाँ पे नहीं है तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है। ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, एनसीईआरटी जो कह रही है। तो अब हम लोग का एलिमिनेशन रिएक्शन भी खत्म हो गया। अब हम लोग को थर्ड टाइप का रिएक्शन दिखना है जो कि हेलोएल्केन्स दिखाते हैं, वो होता है मेटल्स के साथ रिएक्शन। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि जब मेटल्स के साथ रिएक्शन होता है तो बेसिकली इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब मेटल्स के साथ रिएक्शन होता है तो इसमें क्या होता है, कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड बनता है, और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन मेटल्स के बीच बॉन्ड हो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, जिसमें भी हम लोग को कार्बन मेटल्स के बीच बॉन्ड देखने को मिले। ये आपका एक स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि और जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है RMgX, मतलब कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है आपका RMgX है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। और ये है क्या, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, बेसिकली हम लोग एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, मैग्नीशियम के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। इंपॉर्टेंट ये ध्यान देना कि ड्राई ईथर है, यहाँ पे ड्राई ही दिया गया है। ड्राई क्यों लिया गया, इसका हम लोग को रीजन देना पड़ता है। तो मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर का रिएक्शन अगर एल्काइल हैलाइड के साथ हो रहा है तो उसमें आपका बनता है RMgX। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आगे समझ में? अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये R और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है ये आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है, और मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा नहीं कि कोवलेंट बॉन्ड है तो एकदम पोलर नहीं होगा, पोलर बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो ये इससे जो है कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है ज़्यादा, तो इस पर कार्बन पे हल्का पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और मैग्नीशियम पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और बाकी तो आपको पता ही है। तो आपको बेसिकली ध्यान ये रखना है कि RMg वाला जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच, और मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे ड्राई ईथर यूज होता है, तो इसको ड्राई क्यों लेते हैं ये समझाने के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है किसी भी प्रोटॉन डोनेटर से। मतलब कि कोई भी अगर एक ऐसा सोर्स है जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सकता है तो उससे क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी ज्यादा तेज रिएक्ट करेगा। ठीक है, और क्या दे देगा, हाइड्रोकार्बन दे देगा। तो ऐसे कौन से सोर्सेज होते हैं, हमने पहले भी देखा था, वाटर है, एल्कोहल है, एमाइंस है, ये बहुत जल्दी प्रोटॉन देते हैं। तो अगर हल्का सा भी वहाँ पे वाटर होता, हल्का सा भी मॉइस्चर होता, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए होता है बहुत सारे रिएक्शन करवाने के लिए वो हमारे पास बचता ही नहीं। इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि हम कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो। ठीक है, एकदम इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर भी प्रेजेंट ना हो अगर हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रखना है, नहीं तो वो क्या किस में चेंज हो जाएगा, अपने हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक AR क्वेश्चन यहाँ से। ये इसको एज ए मेथड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग हैलाइड्स को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब पहले हम लोग एल्काइल हैलाइड लेंगे, उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा देंगे, तो यहाँ से आपका H यहाँ पर रिप्लेस कर जाएगा और हाइड्रोकार्बन बना लेगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो सारे स्टेटमेंट जो भी इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। अच्छा, उसके बाद आपका एक लास्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और ये भी रिएक्शन आपके मेटल के साथ ही होता है। तो आपको ध्यान ही रखना है कि आपने यहाँ पे दो रिएक्शन पाए, एक तो जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है वो भी आपका मेटल के साथ रिएक्शन हेलोएल्केन का, और दूसरा वुड्स रिएक्शन जो है वो भी मेटल के साथ रिएक्शन होता है। तो ये दोनों ही आपके हेलोएल्केन का रिएक्शन मेटल के साथ हो रहा है, तो वो उस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसके बाद जो बचा हुआ हेलोएरीन वाला पार्ट है उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। इस पर आप जाके आप PYQ में क्वेश्चन लगाना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मोस्टली रेट ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, कैसे पहचानना है SN1 है SN2 मैंने समझा दिया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कौन सा रिस्मिक मिक्सचर दे रहा है, कौन सा इन्वर्जन दे रहा है, सेसमेशन क्या होता है, एंशोमर्स क्या होते हैं, इनके डेफिनेशंस के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये सब देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। हमने यहाँ तक देख लिया था। आज हमें केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स करना है। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जितने आसानी से हेलोएल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, हेलोएरीन्स उतने आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते, ऑलमोस्ट नहीं ही दिखाते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे कुछ कंडीशन देने पर वो दिखाने लगते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि हेलोएरीन्स क्या दिखाते हैं तो आप बोलोगे नहीं दिखाते, और उसके क्या क्या रीजन एनसीईआरटी लिखती है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब आपने बात की कि जो एराइल हैलाइड्स है वो एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसके रीजंस क्या क्या है एनसीईआरटी में ये हमें देखना है। सबसे पहला है रेजोनेंस इफेक्ट। होता क्या है कि जो हेलोजन एटम्स हैं उसके पास लोन पेयर्स होते हैं, और ये लोन पेयर अपने पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है, जो कि अपने बेंजीन रिंग के पास है, और इसके कारण जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको दिखेगा कि ये जो CCl बॉन्ड है इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, और इसी कारण आपको पता है कि एक नॉर्मल सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, लेकिन एक पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा हार्ड होता है, इसीलिए इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ के हेलोजन को निकालना और सब्स्टिट्यूशन करवाना हार्ड हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाती है। दूसरा रीजन है कि अगर आप हेलोएल्केन्स को हेलोएरीन्स से कंपेयर कराओ तो आपने स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि हेलोएल्केन्स में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और हेलोएरीन में sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, अब जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हेलोजन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखता है, और इसीलिए उनका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो शॉर्टर होता है, और इसलिए उसको तोड़ना भी मुश्किल होता है। यही चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ लिखा है, इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा रीजन समझ में आ गया। तीसरा रीजन है कि जो फिनाइल केटाइन अगर मान लो हमने निकाल दिया,
ठीक है, हेलोजन को निकाल दिया, उसके बाद आपका केटाइन बनेगा। तो एक आपका हेलो एल्केन केस में केटाइन बनता है, मान लो इसको हटाने के बाद यहाँ प्लस बना, और एक के बाद इसको हटाने के बाद यहाँ प्लस बना। ठीक है, अब ये जो प्लस यहाँ बन रहा है ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, मतलब ये जो फिनाइल केटाइन बनता है ये काफी अनस्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड के ऊपर प्लस आता है, और इसीलिए आप कह सकते हो कि SN1 मैकेनिज्म तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म का रूल ही है कि अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा तभी SN1 मैकेनिज्म होगा। आया समझ में? तो कोई अगर पूछता है कि SN1 मैकेनिज्म नहीं दिखा सकती है एराइल हैलाइड, क्या रीजन होगा इनमें से? ऑप्शन में एक होगा आपका इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन, आप उसको टिक कर दोगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आसान सा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, और जो हेलोएरीन्स है उनके पास खुद एक बेंजीन नहीं है जिसके पास भर के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो खुद से एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे आने के टाइम पे उसको काफी रिपल्शन फेस होगा, इसलिए वो वहां पे अटैक नहीं कर पाता। तो ये चारों रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको इजीली यहाँ से क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग रिएक्शन कॉपी की तरफ और कुछ रिएक्शन देखते हैं। तो आपको यहाँ पे 28 नंबर रिएक्शन से स्टार्ट करना है। आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है और उसका रिएक्शन NaOH और H+ के प्रेजेंस में किया गया है, और यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है 623 केल्विन और 300 ATM। तो यहाँ पे पहले स्टेप में NaOH के साथ रिएक्शन किया है, दूसरे स्टेप में H+ के साथ रिएक्शन किया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब ये 1 और 2 का क्या मतलब है, कि पहले आपको NaOH के साथ रिएक्शन करवाना है। इसमें क्या बनेगा? इसमें आपके पास सबसे पहले बन जाएगा ONA, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन, और उसके बाद जब आप H+ इसमें डालोगे तो ये आपका बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, अब आपको यहाँ मन में डाउट आएगा कि भैया अभी आपने बोला कि जो हेलोएरीन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती नहीं है, और आप यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दो, तो कैसे करवा दो? तो आपको यहाँ पे ध्यान से दिख रहा हो कि हमने यहाँ पे जो कंडीशंस लिया है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस है, बहुत हाई टेम्परेचर लिया है, बहुत हाई प्रेशर लिया है, ऐसे तो करवाती नहीं है। अगर आपको करवाना है, ठीक है, तो उस केस में आपको बहुत एक्सट्रीम कंडीशन लेना पड़ता है, उसी का एक ये रिएक्शन एग्जांपल है। ठीक है, तो कभी भी आपको क्लोरोबेंजीन दिख जाए, NaOH और H+ दिख जाए और एक्सट्रीम कंडीशन दिख जाए, तो आपको समझ जाना है कि मुझे यहाँ पे Cl हटाना है और OH लगाना है, मतलब मुझे यहाँ पे फिनॉल बनाना है। ठीक है, अच्छा, तो सिंपल आप क्या करोगे, इस रिएक्शन में फिनॉल बना दोगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा है नीचे सेम चीज है, बस यहाँ पे एक NO2 लगा है। NO2 कैसा ग्रुप होता है? आपको दिख रहा है कि यहाँ पे NO2 जो है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ठीक है, तो उसको कैसा जगह चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत हो या इलेक्ट्रॉन कम हो? तो इलेक्ट्रॉन कम हो, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज लगा है तो वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसीलिए आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे नीचे NO2 इंक्रीज करते जा रहा है, यहाँ पे 2 NO2 हो गया, यहाँ पे 3 NO2 हो गया, जो हमने एक्सट्रीम कंडीशंस ली थी वो अब कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। कौन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे समझ में? तो करना सब में वही, आपको Cl हटा के OH लगाना है, बस फर्क कितना है कि यहाँ पे कंडीशन जो है, एक्सट्रीम कंडीशन जो है वो धीरे धीरे कम होती लगी, और एंड में तो आप सिर्फ वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है, बाकी सब जगह वही होगा, Cl हटाओगे OH लगाओगे, Cl हटाओगे OH लगाओगे। एनसीईआरटी से देख लेते हैं इसको। तो एनसीईआरटी वही कहती है कि अगर आपको क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर लेना पड़ेगा, एक्सट्रीम प्रेशर लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अच्छा, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग एल्कोहल चैप्टर में भी इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस पोजीशन पे होना चाहिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, क्योंकि वहीं पे इफेक्ट दिखा पाती है, तो ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है हेलोएरीन्स के केस में अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दें। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करेगा रिंग से, और न्यूक्लियोफाइल को ऐसा ही जगह चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो। आया समझ में? तो जैसे जैसे इसका NO2 ऑर्थो पैरा पे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे एक्सट्रीम कंडीशन कम होते जा रही है। ठीक है, करना आपको सब में वही है, Cl हटाओ OH लगाओ, Cl हटाओ OH लगाओ। तो ये भी वही चीज़ है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि कैसे NO2 ग्रुप के आ जाने से ये रिएक्शन इतना ईजिली हो पा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि पहले NO2 यहाँ पे लगाया इन्होंने कहाँ पे? पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो पैरा पोजीशन पे अगर आप देखोगे, पहला कंडीशन है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हो, तो नेगेटिव चार्ज अभी आपको देखना है कि NO2 के साथ रेजोनेंस में है या नहीं है। NO2 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। किस इफेक्ट के थ्रू? -m इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और -m इफेक्ट दिखाने का कंडीशन ये है कि उसको रेजोनेंस में होना चाहिए नेगेटिव चार्ज के साथ। तो नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे इजीली वो खींच पाएगा नेगेटिव चार्ज को। सिमिलरली अगर इस पोजीशन पे भी नेगेटिव को रखते हो तो यहाँ पे भी नेगेटिव सिग्मा पाई, यहाँ पे भी रेजोनेंस में कंजुगेशन दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे तो नेगेटिव सिग्मा पाई, यहाँ पे भी आपका रेजोनेंस में है। तो यहाँ पे इजीली NO2 अगर आप पैरा पे लगाओगे तो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर पाएगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ा पाएगा। ठीक है, पहला। ऑर्थो पे देखोगे तो वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप मेटा पे लगाते हो तो देखो आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखते हो, आपको दिखता है कि यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, देखते कंजुगेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो नेगेटिव सिग्मा पाई नहीं है, यहाँ कंजुगेशन नहीं दिख रहा है। तो मतलब अब रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं कर पाएगा रिंग, इसलिए मेटा पे डालने पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट आता है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है कि क्योंकि यहाँ NO2 के साथ कोई रेजोनेंस नहीं आ रहा है मेटा पे लगाने पे, और इसलिए कार्बो एनाइन जो यहाँ पे बन रहा है वो स्टेबल नहीं। इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि इस केस में जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बो एनाइन बन रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई पूछे हेलोजन जो है वो किस स्टेप में निकल रहा है, स्लो या फास्ट, तो स्लो स्टेप में हेलोजन नहीं निकल रहा है। ये जो बॉन्ड टूटना था और उस बॉन्ड टूट के वहाँ पे OH आना था, वो हो रहा है आपके फास्ट स्टेप के अंदर। देख लो, फास्ट स्टेप में आपका Cl नेगेटिव निकला है, लेकिन स्लो स्टेप में ऐसा नहीं हो रहा है। स्लो स्टेप में Cl यहीं पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान देना है। तो इस रिएक्शन में क्या बनता है? आपका कार्बन आयन बनता है, आपको पता होना चाहिए। इसको स्टेबलाइज कौन करेगा? कार्बन आयन है, नेगेटिव चार्ज पे है, तो कोई जो चीज नेगेटिव चार्ज को खींचेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो इसको स्टेबलाइज करेगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया। ऑर्थो और पैरा पे लगाओगे तभी स्टेबलाइज कर पाएगा, मेटा पे मैंने बता दिया क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि रेजोनेंस नहीं दिखा पा रहे वो। ठीक है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो वही चीज एनसीईआरटी कैसे समझाता है कि अगर मेटा पे आप NO2 लगाओगे तो उस केस में क्या होगा कि जो मेटा नाइट्रोबेंजीन है उसमें किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में
ऐसे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा जिस कार्बन एटम पे NO2 लगा हुआ है, ठीक है, और इसीलिए वो रेजोनेंस नहीं दिखा पाएगा और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये आपको रीजन पता होना चाहिए, अगर कभी AR आता है तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। अब चलते हैं नीचे रिएक्शंस पे। अभी हमने देख लिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखाता है तो क्या क्या कंडीशन होती है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पे क्या इफेक्ट आपको वहां पे देखने को मिलता है। अब हम लोग को देखना है कि अगर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता है तो क्या दिखाता है। तो हेलोएरीन जो है ना मोस्टली आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती है और ये रिएक्शन जो है ना हमने ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखो अभी हमने देखा कि जो हेलोएरीन्स होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाती है। तो अगर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाती है तो कोई तो रिएक्शन दिखाती होगी। तो कौन सी रिएक्शन दिखाना पसंद करती है? वो दिखाना पसंद करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद भर के इलेक्ट्रॉन, तो वो चाहेगी कि कोई इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करे। अब देखो होता क्या है कि हम अभी बात करें हेलोएरीन्स के बारे में, और हेलोएरीन्स से मतलब कोई हेलोजन जुड़ा होगा बेंजीन रिंग पे। अब हेलोजन जो होता है ना वो बेसिकली कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। हमने देखा था हाइड्रोकार्बन में कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है मोस्टली। उसका एक्सेप्शन था हेलोजन, ठीक है, क्योंकि हेलोजन दो इफेक्ट दिखाता था, -I से वो इलेक्ट्रॉन खींचता था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता था, और +M से वो इलेक्ट्रॉन दे सकता था। इस हेलोजन के केस में क्योंकि -I इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग था इसलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप था। लेकिन अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो -I इफेक्ट से चलो उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, लेकिन जब +M से देने जाएगा तो वो दो पोजीशन पे देगा, ऑर्थो और पैरा पे, और इनडायरेक्टली मेटा के कंपैरिजन पे ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए भले ही ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्टिल जो सब्स्टिट्यूशन कराओगे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो ऑर्थो और पैरा पे कराओगे। ये उल्टा था बाकी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के कंपैरिजन में, क्योंकि बाकी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं ना वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। इसको हाइड्रोकार्बन से जाके अगर समझ नहीं आया तो एक बार देख लेना। तो हम लोग कुछ नहीं करवाना है, जब भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हेलोएरीन हो, और उसके सारे के सारे रिएजेंट हमें अभी भी याद है जब हमने हाइड्रोकार्बन में देखे थे, आपको क्या क्या करवाना पड़ता है, हेलोजनेशन करवाना पड़ता है जिसमें हेलोजन होता है एक ल्यूइस एसिड के प्रेजेंस में, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा नाइट्रेशन करवाते थे जिसमें कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 होता था। सल्फोनेशन में कंसंट्रेटेड H2SO4 या ओलियम होता था, ठीक है। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन था जिसमें आप एक एल्काइल हाइड लेते थे और उसमें भी ल्यूइस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते थे, और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होता था, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि कैसे हम लोग करवाना है इसको। सिंपल कुछ नहीं है, आपको हेलोजनेशन जैसे दिखे, जैसे आपको दिखे कि एक हेलोएरीन है Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, हेलोजनेशन करवाना है। जैसे आपको हेलोजन दिखे, कहाँ का लगाओगे, ऑर्थो पे लगाओगे, पैरा पे लगाओगे। कौन सा मेजर होगा, हाइड्रोजन बर्निंग नहीं दिख रहा है मतलब कि पैरा वाला मेजर होगा। सिंपल। नाइट्रेशन, यहाँ से क्या कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलता था, HNO3 है, H2SO4 है, तो यहाँ से निकलेगा आपका NO2। कहाँ लगाओगे, ऑर्थो पैरा पे, ठीक है। ये क्यों करें हम लोग, क्योंकि क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो पे लगाया, पैरा पे लगाया, कौन सा मेजर, पैरा मेजर, ठीक है, क्योंकि कोई हाइड्रोजन बर्निंग नहीं है। सल्फोनेशन, SO3 इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, लगाते हैं SO3H, बताया था, तो वही करेंगे, SO3H ऑर्थो पे, SO3H पैरा पे, मेजर आपका पैरा वाला, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या करते थे, Cl हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो कराओ, उसके बाद जहाँ से प्लस आ रहा है वहाँ से इसको जोड़ दो, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, CH3 या CH3 से कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, मेजर अपना पैरा वाला, ठीक है। सेम इसमें भी Cl हटाओ, यहाँ पे प्लस साइन आएगा और प्लस वाले से आप इसको जोड़ दो। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं करवाते थे हम लोग, इसमें भी पैरा वाला आपका मेजर हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन कॉपी में देखोगे तो आपको यही सारे रिएक्शन दिखेंगे जो कि एकदम लास्ट रिएक्शन थे अपने, यही, ठीक है। कर लेना है इसको, समझ में आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। अब हम लोग कुछ लास्ट के थ्योरी पॉइंट्स देख लेते हैं और एक दो रिएक्शन शायद आपको बचा है उसको देख लेते हैं। अब देखो एग्जांपल 6.9 पे जो डाउट मैंने अभी आपका क्लियर किया था कि भले ही हेलोजन जो है वो अपना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, स्टिल वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जो कि उल्टा है, बाकी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आपके मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी ने, ऐसा क्यों होता है वो आप पढ़ लेना, जो मैंने समझाया था वही चीज़ है। इंपॉर्टेंट लाइन जो कि आपको मिल सकता है और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, वो ये है कि रिएक्टिविटी कभी भी आपको कंपेयर करना पड़े तो हेलोजन के केस में, तो उस केस में आप इंडक्टिव इफेक्ट जो कि स्ट्रॉन्ग होती है हेलोजन में, तो अगर आपसे कोई पूछे कि उसके वो तो दोनों इफेक्ट दिखा दिए, +M भी -I भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन है, -I, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे कि जो हेलोजन है वो डीएक्टिवेटिंग है ना कि एक्टिवेटिंग, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है कि डीएक्टिविटी की जब भी बात होगी तो आप हमेशा स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर दोगे, और ओरिएंटेशन मतलब कहाँ पे आएगा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, वो आप हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट मतलब कि +M इफेक्ट से दोगे। ये चीज़ यहाँ पे लिखती है, इसको समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे चलते हैं, हम लोग को दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखना था जो कि हम लोग ऊपर यहाँ पे छोड़ के आए थे। ये रिएक्शन देखो, जैसे आपको मैं बोलता था कि एल्काइल हैलाइड है, सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, क्या करते थे आप, वुड सेक्शन करवाते थे, याद है वुड सेक्शन, क्या करते थे वुड सेक्शन में, RX होता था, X हटाते थे, रेडिकल बनाते थे और दोनों रेडिकल को आपस में जोड़ देते थे, याद है। तो पहला आपको दिख रहा है 26, जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ हेलोएरीन दिख रहा है, सोडियम और ड्राई ईथर दिख रहा है। जहाँ पे सिर्फ आपको हेलोएरीन दिख जाए तो वहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे कोई भी एल्काइल हैलाइड नहीं है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, X हटाना है, रेडिकल बनाना है, आपस में जोड़ देना है। तो बनाओ, रेडिकल बनाओगे, जो बनाया है उसको एक बार फिर से लिखोगे और आपस में जोड़ दोगे, क्या बन गया, ये डाइफिनाइल बन गया। इस सेक्शन का नाम क्या है अभी बताऊंगा, उससे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक हेलोएरीन है और एक अपना एल्काइल हैलाइड है नॉर्मल, मतलब एक हेलोएल्केन है। इस केस में क्या करेंगे, अब क्योंकि अलग अलग है, अगर मेंशन नहीं किया होता तो हम लोग उसी को दो बार ले लेते, लेकिन अगर मेंशन कर दिया है तो जो दिया है उसको लेंगे। तो एक बार X यहाँ से हटाएंगे तो अपना बन जाएगा ये वाला, ये रेडिकल बन गया, और एक बार हम लोग हेलोएल्केन से हटाएंगे तो उस केस में R रेडिकल बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका बनेगा फाइनल। अब इन दोनों का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको याद है कि सिर्फ अगर RX का रिएक्शन सोडियम डाइईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा था तो उसको बोलते थे वुड सेक्शन, ठीक। अगर सिर्फ हेलोएरीन का रिएक्शन हो रहा है सोडियम डाइईथर से तो उसको बोलते हैं हम लोग फिटिक रिएक्शन। अगर हेलोएरीन एक है और एक अपना एल्काइल हैलाइड है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं
वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो नाम इजी हो गया। RX अगर है सिर्फ सोडियम के प्रेजेंस में तब तो वुड्स रिएक्शन है, सिर्फ हेलोअरीन है सोडियम डाइथर के प्रेजेंस में तो फिटिक रिएक्शन है, और अगर हेलोएल्केन हेलोअरीन दोनों है सोडियम डाइथर के प्रेजेंस में तब वुड्स फिटिक रिएक्शन है। इसको देख लेते हैं एनसीईआरटी से एक बार। तो देखो वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या हो रहा है अपना, एक बार हेलोअरीन है एक बार हेलोएल्केन है, वही लिखा है एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड का रिएक्शन होता है, और आपका क्या बनता है एल्काइल अरीन बनता है। इंपॉर्टेंट ये नाम याद रखना, क्या बन रहा है अपना एल्काइल अरीन बन रहा है। अच्छा फिटिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया था सिर्फ हेलोअरीन मिलेगा, देखो 2 मोल लिया है इसका, और इसका रिएक्शन करवाएं तो डाइफिनाइल बन रहा है अपना। ठीक है, यहाँ पे आपका रिएक्शन खत्म होता है हेलोअरीन चैप्टर का। अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं इंटेक्स के और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखता है इंटेक्स क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को पहला क्वेश्चन करना है, जहाँ पे क्या बोला है कि हमें SN2 का रिएक्टिविटी कंपेयर करवाना है। तो SN2 अगर आपको याद है क्या करते थे, सेकंड वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको देखना है। सबसे पहले देखो कि हाइड्रोजन सेम है अलग है, अगर अलग अलग है तब तो आप लिविंग ग्रुप के हिसाब से देख लो। आयोडीन सबसे पहले निकलेगा, Br निकलेगा, फिर Cl निकलेगा, फिर फ्लोरीन निकलेगा। ठीक है, तो अगर R I है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन सेम है तो उस केस में आपको एल्काइल ग्रुप के हिसाब से देखना पड़ता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो SN2 में 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है क्योंकि स्टेरिक इंडेक्स सबसे कम होता है, तो आपको बस वही कंपेयर करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1 डिग्री है, यहाँ पे देखोगे तो ये 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अच्छा इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये आपको दिख रहा है कि ये 2 डिग्री है, ये देखो ये आपका 3 डिग्री, तो 2 डिग्री ज़्यादा होगा। ठीक, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है थर्ड नंबर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, तो इसमें कैसे करोगे, इसमें आपको देखना है कि अगर दोनों 1 डिग्री हो जाए तो आपको देखना है कि किस में स्टेरिक इंडेक्स ज़्यादा मिल सकता है। इसमें आपको देखना होता है जो लिविंग ग्रुप है उसके पास अगर ब्रांच है तो वो ज़्यादा स्टेरिक इंडेक्स देगा। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप के पास ब्रांच है, इसमें दूर ब्रांच है, तो ये कम स्टेरिक इंडेक्स देगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। आया समझ में, ऐसे करना है। SN1 का कंपेयर करवाना है रेट, तो क्या करोगे इसमें कुछ नहीं, SN1 का रेट होता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनता था। Cl हटाओगे, यहाँ पे क्या बनता है अपना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। इसमें देखोगे तो यहाँ पे बन रहा है अपना 2 डिग्री। अच्छा तो 3 डिग्री ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बन रहा है अपना 2 डिग्री, यहाँ पे देखो यहाँ बन रहा है अपना 1 डिग्री। ठीक है, तो 2 डिग्री ज़्यादा होगा, ऐसे करना था आपको। अब आते हैं हम लोग 6.9 कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। आ जाओ देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है एल्काइल हैलाइड Mg डाइथर। ठीक है, क्या करोगे ग्रिग्नार्ड यूनिट बताओगे। तो इस सेक्शन में क्या करते थे याद करो, एल्काइल हैलाइड होता था RX, Mg डाइथर, वुड्स करवाते थे। नहीं भाई सोडियम डाइथर थोड़ी है, इसमें आप करवाओगे, ये आपको डाउट आना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट किया। सोडियम डाइथर नहीं है, आप यहाँ पे कराओगे ग्रिग्नार्ड यूनिट बनाओगे। कैसे बनाते थे, RMgX बना देते थे। तो R आपका ये था, Mg ये था, X ये था, तो लिख दो उसको। कैसे लिखोगे, तो मैं सबसे पहले बनाते जाऊँ तो ए अपना हो गया RMgBr। ठीक है, RMgX बना दिया ये, तो ए मिल गया हमें। अच्छा ए को रिएक्ट करवाएंगे H2 के साथ तो B बनेगा। तो याद करो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हल्का सा भी वाटर मिल जाता तो वो H+ लेके अपना एल्कीन बनाता था। ठीक है, तो मतलब R निकल जाएगा आपका यहाँ से, तो MgBr को हटा दो और जो बचा आपका वही आपका आंसर होगा इस केस में। तो आपका सिलसिला बन गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये बन गया आपका B, तो A और B पर चल गया। अच्छा अब बोल रहे हैं RBr को जब Mg डाइथर के साथ रिएक्शन करवाए तो C मिला, तो क्या मिलेगा RMgBr। ठीक है, वही लिख दो यहाँ पे RMgBr, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बन रहा है यहाँ पे। अच्छा अब देखो यहाँ से हमें R भी निकालना है, तो R हम लोग इस पॉइंट से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ बोला है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था RMgBr, और जब D2O के साथ रिएक्शन करवाए तो प्रोडक्ट ये बन रहा है, तो मतलब ये हमारा R ग्रुप होगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या सीखा, जब हम लोग H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो MgBr हट जाता है, वहाँ पे H आ जाता है, तो मतलब जहाँ पे ये D आया होगा वहीं से MgBr हटा होगा। तो अगर मैं अपना इसको फिर से लिखना चाहूँ R ग्रुप के साथ, असली R ग्रुप के साथ, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा CH3 CH3 MgBr, मतलब कि यही MgBr को जो हमने D2O के साथ रिएक्ट करवाया तब ये बना होगा, तो ये हो गया अपना R ग्रुप। आगे समझ में। अच्छा अब हम लोग को ये रिएक्शन देखना है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि R1X को जब हम लोग सोडियम ईथर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो आपका ये बन रहा है। तो आपको याद है सोडियम ईथर तो वुड सेक्शन है, इसमें क्या करते थे जो ये रेडिकल है उसको एक बार लिखते थे और उसी को आपस में जोड़ देते थे, तो मतलब इसी को जब 2 बार जोड़ा होगा तो ये बना होगा, तो इसको हाफ डिवाइड कर दो तो वही आपका मिल गया, तो ये हो गया अपना R1 ग्रुप। तो ये अपना R1 ग्रुप अगर मैं लिखता हूँ तो ऐसा दिखेगा CH3 और यही X के साथ जुड़ा होगा, जब डिवाइड किया तो आपने एक रेडिकल बन गया, उसी को आपस में जोड़ा तो ये पूरा बन गया, तो R1 आपको मिल गया। और इसी को जो आप Mg के साथ रिएक्ट करवा दो तो आपका फिर से वही ग्रिग्नार्ड बनेगा, तो आप MgX यहाँ पे लिख दो, ये बन गया अपना D, और फिर H2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये पूरा हट जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, तो फिर से आपका एल्कीन बन जाएगा, तो ये आपका E हो जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे करके आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स उसको आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहला जो है उससे इतना चांस नहीं है क्वेश्चन बनने का, तो उसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। बस इतना ध्यान रखो कि जो डाइक्लोरोमीथेन है उसका फॉर्मूला होता है CH2Cl2। ठीक है, इसको एज ए सॉल्वेंट ऑफ पेंट रिमूवर, ठीक है, पेंट रिमूवर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा बस इतना ध्यान रखो। उसके बाद आते हैं हम लोग किस पे, ट्राइक्लोरोमीथेन पे, जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो पता होना चाहिए कि ट्राइक्लोरोमीथेन जो है उसको ही क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, उसका फॉर्मूला CHCl3 होता है। अब क्लोरोफॉर्म का यूज़ सबको पता है कि हम लोग उसको यूज़ करते थे एज ए फ्रियॉन बनाने के लिए, और फ्रियॉन जो है ना रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में यूज़ होता है। तो ये लाइन रखो कि क्लोरोफॉर्म जो है ना उसको हम लोग फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट R22 बनाने में यूज़ करते हैं। ये सही स्टेटमेंट अगर कभी आए तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो लाइन है सही है। अब यहाँ से ना एक बहुत अच्छा AR बन के आ सकता है। क्या कह देंगे कि हम लोग क्लोरोफॉर्म को जब भी स्टोर करना होगा तो हम लोग एक ऐसे डार्क
कलर के बोतल में स्टोर करते हैं और उसको कंप्लीटली फिल करते हैं ताकि एयर जो है उस बोतल से बाहर है। क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डार्क बोतल यूज़ कर रहे हैं, दूसरा एयर को बाहर रख रहे हैं। मतलब कि अगर वो एयर के प्रेजेंस में आया तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। कब? जब उसको लाइट भी मिले साथ में। तो अगर उसको लाइट मिल जाए और एयर मिल जाए तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है? कार्बोनिल क्लोराइड बना लेता है, जो कि एक पॉइजनस गैस है। और इस गैस का नाम फॉस्जीन है, जो कि आप पी ब्लॉक में पढ़ते हो, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है काफी। तो यहाँ पे बन रहा है कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जीन, जब भी वो ऑक्सीडाइज हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में। और इसी चीज को रोकने के लिए हम लोग उसको डार्क बोतल में रखते हैं और कंप्लीटली फिल करके रखते हैं ताकि एयर जो है उस बोतल के बाहर है। ठीक है, अच्छा एआर क्वेश्चन यहाँ से बन के आएगा। बहुत लोग गलत करके आएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कहाँ से पूछा। उसके बाद ये पॉइंट याद रखो कि जो आइडोफॉर्म है, मतलब कि जैसे आपने देखा क्लोरोफॉर्म CHCl3, वैसे आइडोफॉर्म CHI3। आइडोफॉर्म को हम लोग यूज कर सकते हैं एंटीसेप्टिक में, क्योंकि इसके पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। अब ये पूछते हैं कि इनके पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि ये जो है फ्री आयोडीन निकाल सकती है अपने में से, और इसलिए नहीं होती क्योंकि ये आइडोफॉर्म खुद है। ठीक है, आइडोफॉर्म होने के कारण ये एंटीसेप्टिक नहीं है, ये इसलिए एंटीसेप्टिक है क्योंकि इसमें से आयोडीन निकल सकता है। ठीक है, और आयोडीन एक्ट करता है एज एन एंटीसेप्टिक। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए, मेरे को कहीं क्वेश्चन मिला था। अच्छा, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड तो सबको पता है, और ये क्या करता है? ओजोन डिप्लीशन करता है, ये सबको पता है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम लोग फ्रियोन्स पे। इससे काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आके देखने को मिल सकते हैं आपको? यहाँ पे जितने स्टेटमेंट्स मैं बताऊंगा आपको, तो ये पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फ्रियोन्स। ये सारे स्टेटमेंट्स उनमें से होगा, कोई एक इनमें से नहीं होगा। ठीक है, वही गलत होगा आपका। तो क्या क्या आपको पॉइंट ध्यान रखना है? सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि फ्रियोन क्या होता है। तो फ्रियोन क्या होता है? आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, मीथेन या फिर इथेन का। ठीक है, और मीथेन इथेन के जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रियोन बोलते हैं। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, एक्सट्रीमली स्टेबल। स्टेबल है तो अनरिएक्टिव होगा। ठीक है, अच्छा, नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, टॉक्सिक नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बहुतों को लगेगा कि फ्रियोन है तो टॉक्सिक हुआ, टॉक्सिक नहीं होता है, ना ही ये कोरोसिव होता है। ठीक, इजीली लिक्विफेबल गैसेस होते हैं। ठीक है, काफी इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं। और फ्रियोन का एक अच्छा एग्जांपल, फ्रियोन 12, अगर कोई पूछे कि फ्रियोन 12 क्या है तो आपको आंसर देना है CCl2F2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रियोन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रियोन 12, तो उसमें से एक फॉर्मुला होगा CCl2F2, वो आपका फ्रियोन 12 है। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये आपको शायद प्रॉपर्टीज बता दें और पूछे कि ये जो हमने बात की है किसके बारे में की, उसमें से एक फॉर्मुला CCl2F2 का, तो वैसे भी पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं आपसे। आपको प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, फ्रियोन 12 का फॉर्मुला याद होना चाहिए, और फ्रियोन्स होते क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, मीथेन और इथेन के। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कैसे बनाते हैं या फ्रियोन्स को कैसे बनाते हैं, तो ये इनको हम लोग बना सकते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, और शॉर्ट सेक्शन किसका कराएंगे? तो हम लोग टेट्राक्लोरोमीथेन का जब शॉर्ट सेक्शन करवाते हैं तो हम लोग को फ्रियोन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, बहुतों को पता ही नहीं होगा ये लाइन, तो इसको एकदम ध्यान से देख के जाना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर DDT। सबसे पहले आपको इसका क्या रखना है कि DDT होता क्या है? तो ये पहला ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड था। इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट मारने में। तो किसको मारते थे? मोस्टली ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम मॉस्किटोज को मारने के लिए यूज हुआ था। और इसका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो कैसा स्ट्रक्चर दिखता है? तो ऐसा दिखता है। ठीक है, DDT का स्ट्रक्चर ये था, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको स्ट्रक्चर दे देंगे, पूछेंगे ये क्या दिखा है, DDT दिखा दिया, या फिर DDT दिखा देंगे, आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही है। तो DDT का फुल फॉर्म होता है आपका डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। फॉर्मुला कंप्लीट इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, बहुत चांसेस है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है, हेलो एल्केन हेलो एरीन। इसके बाद आएगा आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर। तब तक इसको रिवाइज करते रहो जितने चैप्टर्स हो गए और पढ़ते रहो। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।